आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के 64th वेबिनार में। और बहुत सारी बातें होंगी आज, बहुत सारे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। सबसे प्रथम चरण जो है वो मैं चाहता हूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं वो इस मीटिंग को आगे बढ़ाने की हमें आज्ञा दें। तो सबसे पहला स्टेप डॉक्टर वाई सिंह, डॉक्टर युधिष्ठर सिंह सर, पूरा नाम लिया करेंगे आपसे, और प्रेसिडेंट हमारे डीएचएमए के। आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू डॉक्टर दीपक शर्मा। सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह, हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर हीरा लाल एच अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेंद्र त्यागी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर एसपी वर्मा, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक शर्मा, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, डीएचएमए के सभी मेंबर्स, और आज जितने भी लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, आप सबको हमारी वीकली वेबिनार 64वीं वेबिनार में मैं डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह डीएचएमए की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कैंसर समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसमें ठीक होने वालों का प्रतिशत बहुत कम है अभी भी, और इसमें सभी सिस्टम में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी में बहुत काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। तो कैंसर क्या है और होम्योपैथी कैंसर मरीज को कितना लाभ पहुंचा सकती है, इसी पर आधारित है आज का टॉपिक, डेसिफायरिंग द किंग ऑफ डिजीज, कैंसर विद होम्योपैथी। मैंने डॉक्टर साहब से इसका एक्सप्लेनेशन भी मांगा था, मुझे जो वो था, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि डिकोडिंग यानी कि गूढ़ रहस्य, कैंसर का गूढ़ रहस्य, यानी बिल्कुल आज खोल के रख देंगे डॉक्टर साहब कैंसर को, कि कैंसर क्या है मतलब, और होम्योपैथी से क्या हेल्प हो सकती है। तो डॉक्टर हीरालाल एच अग्रवाल का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक। थैंक यू सो मच। और आज सभी लोगों को बताता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने बनाई थी, और आज उनका बर्थडे है। और हम लोग हर बार जुलाई के जो हमारी सीएमई होती थी, फिजिकल सीएमई, हम उनका एक अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि हम उनके सेम डे पे, मतलब जो इनका बर्थ डेट है उसी पर आज बर्थडे सेलिब्रेट करने, वरना हमेशा इस मंथ के लास्ट संडे को ऐसा होता था। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर के बारे में मैं चाहता हूं कि हमारे जो पैटर्न सर हैं डॉक्टर वीपी सिंह सर, वो प्लीज़ उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन है कि आज उनका बर्थडे है। और डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर हमारे साथ हैं, तो मैं डॉक्टर वीपी सिंह सर जो हमारे पैटर्न हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर के बारे में संक्षेप में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक शर्मा। पहले तो हम जो पिक्चर देख रहे हैं, पहले हम उनको नमन करते हैं, हम सभी नमन करते हैं उनको। और जहाँ तक डॉक्टर युद्धवीर सिंह के वर्थ की बात है, सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के फाउंडर थे। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह का जन्म जयपुर में 1897 में हुआ। इनके पिताजी 1897 तक दिल्ली के बादशाह के नायब वजीर थे। इनके बुजुर्ग जो पेशावर के राजा भाईदास पंचहारी के खानदान के थे, 1756 में दिल्ली आकर बादशाह के नायब वजीर हो गए थे, तथा कथित गदर में यहाँ से भागकर इन्होंने जयपुर महाराज के यहाँ सरणी, फिर वहीं बस गए। डॉक्टर साहब के पिता पितामह आदि जयपुर राज्य में ऊंचे ओहदों पर थे। इनके बड़े भाई राय बहादुर जयदेव सिंह स्वतंत्रता के बाद जयपुर हाई कोर्ट के जज रहे थे। इन्होंने जो शिक्षा अपनी पाई थी, डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने मैट्रिक जयपुर से ही पास किया। कॉलेज और होम्योपैथी की तालीम आगरा और इलाहाबाद में हासिल की। 1917 में इन्होंने जयपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू की और 1920 में दिल्ली आ गए। 1919 की घटनाओं से तथा महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1920 में ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए, और सन 23 से 28 तक जो कांग्रेस के बुरे दिन थे, कांग्रेस में ही रहे। डॉक्टर साहब स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले 1930 में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजरानी जी शराब की दुकान पर पिकेटिंग के अपराध में पकड़ी गई और उन्हें 6 मास की सजा हुई। राजरानी जी 1942 में भी गिरफ्तार हुई
और 6-7 महीने के लिए जेल में रहीं। डॉक्टर साहब ने 3 बार जेल की सजा काटी और 25 अगस्त 1945 को छोड़े गए। कांग्रेस के संगठन में ये दिल्ली कांग्रेस के मंत्री, उपमंत्री, प्रधान आदि पदों पर रहे। खादी, नशाबंदी, अछूतोद्धार आदि रचनात्मक कामों में इनकी बहुत रुचि थी। डॉक्टर साहब 1937 में करोल बाग से कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली म्यूनिसिपल कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। फिर 1940 और 45 में चांदनी चौक से दोनों बार निर्विरोध चुने गए। 1948 में म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान चुने गए और 1951 तक रहे। म्यूनिसिपल सदस्य प्रधान की हैसियत से इन्होंने दिल्ली नगर निगम की बहुत सेवा की। सबसे पहला आयुर्वेदिक अस्पताल, सबसे पहले बच्चों के बाग तथा महिला बाग, अवांछित बच्चों का शिशु पालन गृह, गांधी मेला आदि अनेक काम इन्होंने किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से इनकी घनिष्ठता थी। इनकी अध्यक्षता में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी में प्रौढ़ शिक्षा विभाग इन्होंने शुरू किया। पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के लिए इन्होंने 3 मार्केट बनाए, लाला लाजपत राय मार्केट, अमृत कौर मार्केट, श्रद्धानंद मार्केट। म्यूनिसिपल कमेटी में बहुत से विस्थापितों को जगह दी। कहा जाता है कि इनके जमाने में म्यूनिसिपल कमेटी में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया था, जिससे म्यूनिसिपल आय बढ़ गई कि वर्षों बाद इन्होंने बचत का पेश किया और करदाताओं को कई लाख रुपए की राहत दी। डॉक्टर साहब 1952 में दिल्ली विधानसभा के लिए चांदनी चौक से सदस्य चुने गए और 1955-56 में स्वास्थ्य मंत्री रहे। इसके बाद स्वास्थ्य के अतिरिक्त उद्योग, श्रम, जेल व पुनर्वास विभाग भी रहे। श्री मेहरचंद खन्ना केंद्रीय पुनर्वास मंत्री के सहयोग से इन्होंने विस्थापितों के पुनर्वास का काम किया। दिल्ली में खादी, ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों की स्थापना का कार्य बहुत किया। प्रसिद्ध ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट इन्होंने ही बनवाई थी। जेल में बहुत सुविधाएं दी और काम करो और कमाई करो की योजना इन्होंने ही कार्यान्वित जेल में की थी। दिल्ली विधानसभा के समाप्त हो जाने के बाद 1956 के अंत में इन्होंने चेयरमैन इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड बना दिया गया था, जिस पर ये 1966 तक रहे। इनके काल में कई और औद्योगिक बस्तियां बनी तथा सहकारिता के कार्य को संगठित किया। 1967 से 72 तक ये महानगर परिषद के नामजद सदस्य रहे और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब से अनुरोध करके इन्होंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। 8 से 10 वर्ष तक इनके प्रधान रहे, उसका संगठन में प्रसार किया। यह पुस्तकालय आज दिल्ली के लाखों निवासियों की अभूतपूर्व सेवा कर रहा है। इन्होंने टीबी एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई थी। इस संस्था का जीर्णोद्धार किया। इसके कई वर्ष तक ये चेयरमैन रहे, सुदृढ़ काम किया। यह संस्था अब दिल्ली वालों की प्रशंसनीय सेवा कर रही है। दिल्ली साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी इन्होंने ही शुरू किया था। पूज्यवर श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के आदेशानुसार इन्होंने मृतप्राय हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व ग्रहण करके और कई वर्ष इसके चेयरमैन रहे। सुदृढ़ संगठित किया, जो अब दिल्ली की प्रमुख संस्था है। इन्होंने हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आपने हिंद कुष्ठ निवारण संघ की दिल्ली शाखा की स्थापना की और 15 वर्ष से बराबर इनके चेयरमैन रहे। शाहदरा में आनंद ग्राम नामक कुष्ठ रोगी आश्रम इन्हीं संस्था चला रही है। भारतीय हिंद कुष्ठ निवारण संघ के आप प्रधान रहे। कई लाख रुपए एकत्र करके आनंद ग्राम में कुष्ठ रोगियों के लिए पक्के मकान बनवाकर भी इन्होंने दिए थे। 1956 में एक नशाबंदी समिति स्थापित की गई। इसके लिए आप 20 वर्ष तक के लिए उसके चेयरमैन रहे। उसकी अध्यक्षता में यह समिति नशा विरोधी प्रचार का प्रशंसनीय कार्य करती रही। चिकित्सक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम जैसे महत्वपूर्ण भारतीय नेता आपके इलाज करा चुके थे। अब तक लाखों रोगियों के रोग का निदान आपके द्वारा किया जा सका है। आपके संस्कार बालपन से स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे और दिल्ली आर्य कुमार सभा की नींव रखने का श्रेय भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह को ही जाता है। जब से यहाँ के निवासियों ने डॉक्टर साहब को देखा, विनोदी स्वभाव का पाया, होली के अवसर पर महामूल सम्मेलन के आयोजन में आपका प्रमुख योगदान रहता था। साहित्यिक क्षेत्र में भी आपका अलग ढंग था। आपने राजनीतिक तथा चिकित्सा संबंधी लेखों द्वारा साहित्यिक कोश में अपना योगदान किया। दिल्ली हिंदुस्तान में लगातार आप लिखते रहे। नवजीवन, उर्दू तथा खादी संदेश का प्रकाशन भी आपने किया। होम्योपैथिक संदेश,
राजधानी से निकलने वाली प्रमुख होम्योपैथिक पत्रिका आपने ही शुरू की थी। आप नशाबंदी संदेश के भी जन्मदाता थे। डॉक्टर साहब दिल्ली से निकलने वाले दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर भी रहे। आप कई स्कूलों की प्रबंध समितियों के अध्यक्ष रहे। स्वामी श्रद्धानंद राजकीय कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आपने जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क किए, दिल्ली में चरखा क्लब की नींव रखकर खादी को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। 82 वर्ष की उम्र में डॉक्टर गर्मी सर्दी वर्षा किसी की बात की चिंता किए बिना दिल्ली के टाउन हॉल में गांधी जी के चित्र के नीचे चरखा कताई के लिए नियमित रूप से प्रातःकाल जाते थे। डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी ने 1928 में उपर्युक्त ट्रस्ट की होम्योपैथिक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना इन्होंने की थी। आज इस ट्रस्ट के अधीन करीब 20 डिस्पेंसरियां दिल्ली के विभिन्न भागों में चल रही हैं, जहां लगभग हजारों रोगी रोज होम्योपैथिक दवा का से लेकर लाभान्वित होते हैं। आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तभी होम्योपैथिक एक्ट बनाया, जिसके अधीन दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड सुचारू रूप से चल रहा है। आपने दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना 1932 में की और आप ऑल इंडिया होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस के 1961 में चेयरमैन चुने गए। आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 1976 में। डॉक्टर साहब एक सादा शुद्ध जीवन व्यतीत करते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, उन्हें खादी प्यारी थी। आपने दिल्ली प्रशासन, म्यूनिसिपल कमेटी और होम्योपैथिक ट्रस्ट और हिंद कुष्ठ निवारण संघ द्वारा करोड़ों रुपए के विस्थापितों को मकान, मार्केट, अस्पताल, डिस्पेंसरी और कुष्ठ आश्रम बनवाए, मगर स्वयं एक छोटे से किराए के मकान में ही रहे। चिकित्सा क्षेत्र द्वारा जीविकोपार्जन किया और जन सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और जीवन के अंतिम क्षणों में इसी पद पर अडिग रहते हुए और डॉक्टर साहब की हमें आज तक याद रहती है और हम उन्हीं के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम इस दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से उन्हीं के दर्शाए हुए रास्ते पर चल करके हम होम्योपैथी को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहे हैं, जिसमें हमारी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब इस वेबिनार में डॉक्टर युद्धवीर सिंह के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू इस वंडरफुल सेशन के लिए। और जो भी आपने डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर के बारे में बताया, तो उनको सुनकर के लगता है कि जब भी कोई एक इंसान इतना अच्छा काम करता है और तो कैसे मैनेज करते होंगे। डॉक्टर हेनीमैन सर भी इसी में रहे, डॉक्टर युद्धवीर सिंह और ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, और उनमें से एक डॉक्टर हीरा अग्रवाल भी आज हमारे साथ में है। तो डॉक्टर कल्पना, मैं सबसे पहले तो ये काम दूंगा कि डॉक्टर वीपी सिंह सर से ये पूरा एक रिकॉर्ड लो और इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ और वेबसाइट पे लोड करो। सबसे फ्रंट पेज पे आना चाहिए ताकि डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर को सब लोग सबसे फ्रंट पे देख पाएँ कि आखिर डीएचए में किसने फाउंडेशन की थी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के वेबिनार सीरीज़ की। तो जो वेबिनार सीरीज है, डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर हैं, सोलापुर से हैं, क्लासिकल होम्योपैथ हैं और डायरेक्टर हैं श्री राम होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के। ये जो मैंने अभी नाम लिया श्री राम होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, ये एक्चुअली एक रिसर्च सेंटर या क्लिनिक ही नहीं है, ये मुझे लगता है कि होम्योपैथी का एक मंदिर है। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब भी कभी आपने मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ देखी होगी किसी त्योहार पर, तो ऐसी सर के पास भी मैंने भीड़ देखी है क्लिनिक के ऊपर। तो बहुत सारे पेशेंट देखते हैं। डॉक्टर सर की जो खास बात है वो बहुत सबसे बड़ी ये है कि बहुत ही हम्बल हैं और इनको होम्योपैथी पढ़ाने का बहुत शौक है। हर एक स्टूडेंट को जो भी मिल जाता है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। डॉक्टर जॉर्ज विथोलकस के डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं, तो यही हमारे लिए एक अच्छी बात है अगर डॉक्टर जॉर्ज विथोलकस सर का कोई डायरेक्ट स्टूडेंट आज हमें पढ़ाने के लिए यहाँ पर है। डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर ने जो मेहनत की है डॉक्टर विथोलकस सर के साथ, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने 3 साल वहीं पे रह करके एक छोटे से कमरे में उनके साथ सेपरेट रहते थे और सर के पास जाते थे डेली सीखने के लिए। और मैथमेटिका सर की बहुत अच्छी है। डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर जो हैं वो वर्ल्ड होम्योपैथिक अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के। होम्योपैथिक वर्ल्ड कम्युनिटी के भी मेंबर हैं। हालांकि जो हमारी एसोसिएशन है दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, इसके भी मेंबर हैं। और का एक कविता होलिस्टिक अप्रोच एक एसोसिएशन है, उसके भी स्टडी ग्रुप के मेंटोर हैं, बहुत अच्छा सा पढ़ाते हैं। और तो डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर, मैं चाहता हूं कि क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है
तो आपका जो ये टॉपिक है डिसेबलिंग द किंग ऑफ डिजीजेस कैंसर विद होम्योपैथी, इस पर आप सभी को थोड़ा सा पढ़ाएं। और मुझे लगता है कि जो भी आप पढ़ाएंगे आज हम सब लोग कैंसर के बारे में हमें भी हिम्मत लगेगी कि हम आगे बढ़ पाएं और कैंसर को ट्रीट करने का एक अच्छा सा जो साधन है वो होम्योपैथी के द्वारा वो आज हमें पता लगेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर। बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों को। और जो भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज़ चैट बॉक्स में आए, अपने क्वेश्चन करें। डॉक्टर कल्पना उनको बाद में पूछेंगी। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग शांति से सुने, अपने आप को म्यूट रखें, अपने वीडियो को ऑन रखें या स्विच ऑफ करें, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत हो तो हमें 9711153617 पर बाद में मैसेज करिएगा, या हमारी वेबसाइट है dhma.in, उस पर जाकर के आप लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर, बिना देरी के प्लीज चाहता हूं कि आप सबको पढ़ाना शुरू करिए। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं DHMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर युद्धवीर सिंह को, डॉक्टर VP सिंह को, सेक्रेटरी मेरे दोस्त दीपक शर्मा जी को और सभी अधिकारी पदाधिकारी को मेरा नमस्कार कहता हूं। आज खुशी का मौका ये है कि ये पता नहीं था कि आज युद्धवीर सिंह जी का 125वीं वर्षगांठ है। उनके किताब हमने पढ़े हैं। जब हम 79 में पढ़ते थे तो काफ़ी कम किताब रहती थी और उसमें युद्धवीर सिंह का एक किताब डेफिनेटली हमको तभी मिला था कि बहुत कम मटेरियल ऐसा मिलता था। और जर्नल्स जो बोले हैं, हिंदी में तो 2-3 मासिक थी, इंग्लिश में भी 1-2 मासिक थी, तो हार्डली कोई जर्नल निकलता था। तो आज पता चला है मेरे को भी कि युद्धवीर सिंह जी ने इतना सारा काम होम्योपैथी में किया है, और सिर्फ होम्योपैथी में ही नहीं पर पूरे पॉलिटिकल ग्राउंड में और जहाँ पे भी उन्होंने किया है, गांधी जी का उनके ऊपर का जो एक नशा है वो उनके कपड़ों पे से आज भी प्रतीत होता है। तो ये, और गांधी जी तो पक्के होम्योपैथी के भक्त थे। उन्होंने तो एक नारा दिया था कि इट्स द बेस्ट सिस्टम, a very economical, highly economical, it should be taken over by the government and needs a lot of work to be done in it. तो ये सब इतना अच्छा बेस DHMA का रहते हुए भी, और आज काफी आगे अग्रसर है DHMA, आपका जो DHMA ग्रुप है, और दीपक भाई जैसा आपको उसमें सेक्रेटरी मिला है, तो ये बहुत ही चार्ज्ड है, जो सबको ही चार्ज करता है, हमको भी चार्ज करता है। तो इसकी वजह से हम भी भागते रहते हैं इस उम्र में भी। तो आज जो हम, उन्होंने बोला था कि भाई टॉपिक क्या लेंगे, बोला जो आप बोलो वो करेंगे। तो कैंसर, वो बोले कैंसर या डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का तो इतने केसेस मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने कैंसर चुना है। और कैंसर इसलिए चुना है कि आज कोविड में कैंसर पीछे चला गया है। कोविड हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ा उसके लिए अपने को एक चैलेंज हो गया है कि ऑल ओवर द ग्लोब ये पेंडेमिक ने सब बीमारियों को पीछे ढकेल दिया है। पर फिर भी ये पेंडेमिक 1-2 साल में निकल जाएगा, पर उसके बावजूद भी कैंसर हैज बिकम द एम्परर ऑफ ऑल डिजीजेस। सब बीमारियों का वो राजा है, वो एम्परर है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, कैंसर द एम्परर ऑफ ऑल डिजीजेस, जो काफी उसमें से उन्होंने बताया कि कैसा पेशेंट को कैंसर नाम डाल दिया, कैंसर लेबल हो गया, कि कैंसर के लेबल से ही पेशेंट घबरा जाता है कि मेरा मरण निश्चित है। हालांकि उसका मरण बहुत देर से रहेगा, पर वो लगता है कि अभी मैं जीने वाला नहीं हूँ। यही कोरोना में हुआ। द मोमेंट लोगों को बोला मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो लोग डर से ज्यादा गुजरे, बीमारी से कम गुजरे। तो ऐसा ही कैंसर में भी डर एक सबसे बड़ा इसमें धोखा है, जिससे पेशेंट बहुत जल्दी मन से खच जाता है, और जो मन से खचा वो बीमारी से ज्यादा मन से खचने से ज्यादा बीमार हो जाता है और जल्दी परलोक सिधार जाता है। तो एक इसमें साम्य है जो पेंडेमिक में और कैंसर में, वो एक डर, क्योंकि वो डर निकलना और उसका विल पावर बढ़ना, उसका मॉरल बूस्ट होना, ये एक पहली दवा है जो एक होम्योपैथ दे सकता है, एलोपैथ नहीं दे सकता। पुराने डॉक्टर लोग करते थे, उसको कैंसर है तो ही बोलता था कुछ नहीं तो अच्छा हो जाएगा, खा पिए जो तेरे करना है करो।
फिर उनके रिलेटिव्स को बोलते थे भाई इसको कैंसर है, ज्यादा जगेगा नहीं, ज्यादा जिएगा नहीं, उसको जो आपको कराना है, घुमाना है, फिराना है, खिलाना है, सब करो, पर पेशेंट को बोलते थे तू जल्दी अच्छा होगा। आजकल लोग बोलते हैं अरे तेरे को कैंसर है, तू जाएगा, ये करो वो करो। तो पहला ये सब चक्कर नहीं था, आज ये चक्कर से पेशेंट उससे ज्यादा परेशान है। फिर भी उसके बावजूद होम्योपैथी का एक पॉजिटिव रोल है जो अपन देखेंगे कि एक सबसे बड़ा रोल जो होम्योपैथी का है वो उसको है धीरज देना। आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है जब एक डॉक्टर उसको धीरज दे के ठीक करता है। एक धीरज देना ये सबसे बड़ी दवा है, और उसको टैकल अगर कर सकते हैं तो 50% पेशेंट तो वहीं ठीक हो जाता है। रहा 50% जो दवाई का है वो रोल होम्योपैथी का डेफिनेट है, अपन उसको आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। डेसिफेरिंग का मीनिंग है डिकोडिंग। डिकोडिंग माने आज उसको अपन खोलेंगे, उसको कैंसर को डिकोड करके देखेंगे कि अपन उसको कैसा, कहां पे अपन उसको रोक सकते हैं या कहां पे उसको अपन ठीक कर सकते हैं। ये चला कर रहा था। तो इसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, इंट्रोडक्शन, प्रेवलेंट ट्रीटमेंट, कैन होम्योपैथी ट्रीट कैंसर, केसेस बताएंगे, कंक्लूजन क्या है, बिब्लियोग्राफी, और फिर क्वेश्चन आंसर्स। तो अपन पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। 3000 साल हो गए हैं, ये आज की बीमारी नहीं है, ये इतनी पुरानी जाती है। इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, ये 3000 साल से अपने ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमैनिटी को दस्तक दे रहा है, और वो बता रहा है कि कोई हमको इलाज कुछ है क्या। ये फॉर्च्यून जो मेडिकल जर्नल है उसमें 1937 में आया था कि इतनी पुरानी बीमारी है, और इसका हिस्ट्री भी बताता है। कभी इजिप्शियन मेडिकल डिस्क्रिप्शन में बताया है कि जब वो ममीज निकाल रहे थे तो बोन कैंसर देखा, स्कल का कैंसर, बोन कैंसर वाज सीन इन द ममीज इन द ओरिजिनल इजिप्शियन मेडिकल जर्नल। तो इतना पुराना इसका बैक हिस्ट्री में जाता है। फिर मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया 19th सेंचुरी में, क्या उन्होंने डिस्कवर किया, रेडिएशन। तो वो एक नॉन सर्जिकल इफेक्टिव ट्रीटमेंट था, पर उससे भी ये मालूम पड़ा कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फिर भी कैंसर के लिए लगने वाला है। अभी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसका। डेफिनेशन क्या है कि जो अपना ही सेल अपने को ही, अपने ही शरीर को समझता है कि ये मेरा दुश्मन है और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, वो कैंसर है। कि वो कहीं पे भी बढ़ेगा, वो कोई से भी, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में बढ़ेगा, वो बोन में बढ़ेगा, वो कहीं पे भी बढ़ेगा, और उसके बढ़ने पे से उसके स्टेजेस और उसके डिफिकल्टी है। सो कैंसर इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज that can start in almost any organ or tissue of the body, where abnormal cells grow uncontrollably beyond their usual boundaries to invade the adjoining parts of the body and spread to other organs. तो वो सिर्फ वहीं रुकता भी नहीं है, पर उसका स्प्रेड भी होता है दूसरे ऑर्गन को, जिसको अपन मेटास्टेसिस बोलते हैं। होम्योपैथी में भी मेटास्टेसिस ये एक रूब्रिक भी है, और उसको मेटास्टेसिस, वो रूब्रिक को समझना भी जरूरी है। तो मेटास्टेसिस जो होम्योपैथी में अपन यूज करते हैं वो, और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी अपने को समझना जरूरी है। अपन जब बोलते हैं ना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को सप्रेशन आके मेटास्टाइज होता है, सो दैट वाज समथिंग हैनेमन आल्सो टोल्ड अबाउट मेटास्टेसिस रिगार्डिंग टू इन जनरल, बट इट आल्सो अप्लाइज टू कैंसर। अब हु का रिपोर्ट क्या बोलता है? 1 out of 6 1 death is globally because of cancer. 70% of deaths from cancer occur in middle and low income countries. उससे क्या समझ में आती है कि बाबा मनुष्य का जो रहन है, खान पान है, इस पे भी कैंसर बहुत सारा डिपेंडेंट है। वो कैसे रहते हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक ग्रुप क्या है, वो क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। लो फ्रूट इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको यूज, अल्कोहल यूज। तो ये फाइनली क्या हुआ है कि इसीलिए तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको, पान खाना, तंबाकू खाना, because they are the people who are more prone towards cancer. और इधर अपना होम्योपैथी में फैमिली हिस्ट्री और पास हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली हिस्ट्री में 4 लोगों को कैंसर है तो आई एम मोर प्रोन, मेरे बाबा के तरफ से या मदर के तरफ से, ग्रैंड पैटर्नल और मैटरनल किसी को कैंसर है, तो आई एम मोर प्रोन टू कैंसर। आई एम अ पर्सन हु इज वेरी मच पॉजिटिव टुवर्ड्स कैंसर। तो मेरे को कोई तकलीफ बहुत बड़ी होती है तो अपने को सोचना है,
आजकल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत कॉमन आजकल मिलता है कि फीमेल्स को यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, तो बोलते हैं सिस्ट हो जाता है, अरे वो निकाल दो नहीं तो कैंसर होगा। अरे पर उसके 4 जन्म में भी किसी को कैंसर नहीं है, तो ये डेफिनेटली आप अपने पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको कैंसर होगा नहीं। आपको चाहिए तो हम 500 रुपीज स्टैंप पे भी लिख के देंगे। क्यों? कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ कैंसर टाइप ऑफ सिचुएशन इन द फैमिली, और उसका अगर लाइफस्टाइल अच्छा है तो कैंसर में जाएगा नहीं। तो ये जो डर का माहौल आज डॉक्टर लोग करते हैं, कोई भी ट्यूमर आता है तो कैंसर हो जाएगा, पहले करो, फाइब्रोएडिनोमा को भी बोलते हैं कि अरे वो मेमोरी कैंसर हो जाएगा, उसको ट्रीट करो, उसको ऑपरेट करो। तो यहाँ पे अपने को अपना जजमेंट, जब पेशेंट अपने पास आता है, डॉक्टर साहब हम क्या करें, तो यहाँ आपका जजमेंट देना बहुत जरूरी है। यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो इधर अपनों को समझना है कि भाई क्या बोले, इसको करो मत करो, क्या होगा नहीं होगा। तो ये जजमेंट काय पे आएगा, दैट इज वेयर होम्योपैथी हैज अ वेरी क्रूशियल रोल। और ये देखा गया है कि उनका पास हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल देखने से अपन कॉन्फिडेंटली उनको बोल सकते हैं कि यस यू विल नॉट नीड सर्जरी, इट विल नॉट गो टू कैंसर, विच इज द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग। उनका इमीडिएटली मॉरल बूस्ट हो जाता है। नाउ विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर इन टर्न टू बी अ डिजीज दैट डज नॉट नॉक बिफोर द एंटर। इसमें और एक क्या है कैंसर की खासियत, कि जैसे हार्ट अटैक भी आता है तो बताता है कि कभी आपको पेन आया है, सीने में दर्द था, दम लग रहा था, पर कैंसर एक ऐसा है कि वो इट डज नॉट टेल यू, और प्री मॉनिटरी सिम्टम्स बहुत कम है। इसीलिए तो आजकल स्कैनिंग चल रहे हैं कैंसर सेंटर्स। आजकल तो, पहले तो ये कम था, आजकल पैप स्मीयर करते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स आ गए हैं। तो पहले जब ये नहीं था, ट्यूमर मार्कर्स ये इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि देयर इज सम एविडेंस ऑफ कैंसर और नॉट। सो कैंसर बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, in two ways. One, which from where it originates, histological type, that is called as the primary site where the body's location is. Or the second section introduces you to the first method. Cancer classification is based on histological type, and this is the international standard for the classification and nomenclature of histologies according to the international classification of disease and oncology. और एक चीज अपने को यहाँ पे जब कैंसर अपन ट्रीट करते हैं, कैंसर पेशेंट देखते हैं, थोड़ा बहुत एलोपैथिक नॉलेज रहना अपने के लिए बहुत जरूरी है। द वे दे यूज केमोथेरेपी, रेडिएशन क्या है, थोड़ा मिनिमम बेसिक। जब हमने, मैं आपको आगे बताऊंगा, हमने जब कैंसर कैंप लिया था 2014 में, और कलकत्ता के डॉक्टर बैनर्जी, दोनों लड़के, और प्रदीप बैनर्जी और प्रसन्नता बैनर्जी आए थे, तो सीनियर सर का और प्रदीप सर का दोनों का एलोपैथी का नॉलेज इतना था कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट को नहीं मालूम है उनको मालूम है। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट कीमो क्या है, लेटेस्ट रेडिएशन क्या है। अपने को इतना लेटेस्ट नहीं तो भी कम से कम वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटिंग दी पेशेंट्स, तो वो जरूरी बन जाता है। फिर स्टेजेस ऑफ कैंसर, ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेशेंट आता है, साहब बोलता है हमारा कौन सा स्टेज है, तो आपने को भी बहुत से बार ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते नहीं है, आपको सिर्फ कैंसर है। स्टेज 0 इंडिकेट्स दैट द कैंसर इज वेयर इट स्टार्टेड इन द सीटू, उधर ही है, लोकलाइज है, एंड हैजंट स्प्रेड। कैंसर स्टेज 1, द कैंसर इज स्मॉल एंड हैजंट स्प्रेड एनीवेयर। C2 और हैजंट स्प्रेड एनीवेयर में फर्क क्या है, जैसा एनकैप्सुलेटेड है, किडनी कैंसर है पर एनकैप्सुलेटेड है, दैट एनकैप्सुलेटेड इज स्टेज 0। स्टेज 1 में कैप्सूल थोड़ा तोड़ा है पर उधर ही है, तो स्टेज 1 आएगा। स्टेज 2 इज द कैंसर हैज ग्रोन बट हैजंट स्प्रेड, वहीं पे एरिया उसका बड़ा हुआ है। जैसा मेमोरी कैंसर है, ट्यूमर बड़ा है, थोड़ा फंगेट हो रहा है, पर देयर आर नो लिम्फ नोड्स, तो कैंसर स्टेज 2 में आएगा। कैंसर 3, स्टेज 3 क्या है, द कैंसर इज लार्ज एंड मे हैव स्प्रेड टू द सराउंडिंग टिश्यू और द लिम्फ नोड्स। मेमोरी कैंसर में बाबा यू कैन ऑल्सो पाल्पेट दी एक्सिलरी नोड्स, या जब भी ऐसा नोड्स आते हैं, या मैंडिबुलर कैंसर में यू गेट सर्वाइकल नोड्स और सब मैंडिबुलर नोड्स, तो वहां पे आपको लगता है कि दिस हैज ग्रोन। एंड स्टेज 4, when the cancer has spread to from where it started to at least one body organ known as secondary or metastatic cancer. Whenever you see a metastasis, it is stage 4. ये 4 स्टेजेस मिनिमम अपने लोगों को तो मालूम चाहिए, ताकि इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपना होना बहुत क्लियर है। अभी कैंसर का ग्रेड क्या है, कैंसर ग्रेड 1 में क्या आएगा, कैंसर सेल्स दैट रिजेंबल नॉर्मल सेल्स आर नॉट ग्रोइंग रैपिडली। आजकल जो बायोप्सी करके भेजते हैं तो उसमें क्या है, बहुत से बार एफएनएसी करते हैं, एफएनएसी बहुत से बार गलत होता है, क्योंकि कैंसर टिश्यू में
जब वो FNAC छोटा नीडल, इट्स वेरी स्पाइन स्मॉल नीडल, वेरी फाइन नीडल बायोप्सी, FNAC फाइन नीडल बायोप्सी। तो फाइन नीडल बहुत से बार कैंसर टिश्यू में नहीं जाते हुए नॉर्मल टिश्यू में जाता है, और बहुत से बार ऐसा होता है कि FNAC इज नॉर्मल और वो पेशेंट को बोलते हैं इनको कैंसर नहीं है, पर काफी दिन के बाद 1 साल 6 महीने का ऐसा लगता है कि द ट्यूमर हैज ग्रोन, खास करके रेक्टल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, किडनी कैंसर है, ऐसा होता है। तो इसलिए आजकल FNAC कम और डायरेक्ट कट बायोप्सी बोलते हैं, कि कट बायोप्सी में भी बहुत से बार गलती होती है। रेक्टम कैंसर, इसमें बहुत से बार बायोप्सी लेते हैं, ग्रोथ बाजू की निकल जाती है और जो मेन ग्रोथ है रह जाती है। तो इसीलिए FNAC अभी बहुत कम बोलते हैं, पर जिधर जरूरत है उधर ही FNAC, ने तो कट बायोप्सी ज्यादा यूज करते हैं। ग्रेड 2 में कैंसर सेल्स दैट डोंट लुक लाइक नॉर्मल सेल्स एंड आर ग्रोइंग फास्टर देन नॉर्मल सेल्स। तो ग्रेड 1 में दे आर वेरी सिमिलर, बट ग्रेड 2 में दे आर अ लिटिल बिट, उनका जो मॉर्फोलॉजी है दैट मॉर्फोलॉजी चेंजेस। और ग्रेड 3 में क्या है, कैंसर सेल्स दैट लुक लाइक एब्नॉर्मल सेल्स एंड में ग्रो और स्प्रेड, उनका देखते ही वो बोलेगा अरे ये तो कैंसर है पक्का, कोई भी बोलेगा, माइक्रोस्कोप में देखने की भी, सिंपल माइक्रोस्कोप भी उनको बताएगा। तो व्हाट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग कैंसर 1? Histology grade compares the size, shape and other characteristic to those of your healthy cells. Healthy cell और उसको differentiate करते हैं। For example, a tumor with the cells that look more like healthy cells is called low grade or well differentiated. It is often associated with the best prognosis and chance of recovery. Mitotic rate, where the detail shows often the cancer cells are dividing. Mitotic rate, division कैसा हो रहा है? Tumors with few dividing cells typically are low grade and more likely to correspond to a better prognosis. तो low grade का उनका माइटोसिस मतलब उनका डिवीजन स्लोली हो रहा है, तो दैट दे हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। लिम्फ नोड स्टेटस, उस पे से भी मालूम पड़ता है कि इन्वेजन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मेमोरी ट्यूमर कोई लेके आता है और उसका लिम्फ नोड है, या ओरल ट्यूमर, ओरल चीक कैंसर लेके आता है और सर्वाइकल और सब मैंडिबुलर नोड्स है, so it shows that it has extended to more extent and we need something to be done very extensively. Tongue cancer, oral cancers are very important that we have to see for submandibular, cervical nodes or even nodes in the chest. Now, cancer classification from histological standpoint of view. What is carcinoma? It refers to the malignant neoplasm of epithelial origin. जहां से इपिथेलियम में से जब कैंसर आता है तो इट इज कॉल्ड एज इपिथेलियल ओरिजिन, इज नोन एज कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द टंग। इपिथेलियल सेल, इपिथेलियम इज चीक का, दे आर कॉल्ड इपिथेलियम। देन सार्कोमा, it originates in supportive and connective tissues such as bones, tendons, cartilage, muscle and fat. It generally occurs in adults. The most common sarcoma often develops as a painful mass on the bone and usually resembles the tissue in which they grow. The photo will give you a clarity. Myeloma, it is a cancer that originates in the plasma cells of the bone marrow. The plasma cells produce same of the protein found in the blood. तो अपना ही प्रोटीन ब्लड में का लेके they form a cancer cell of the plasma in the bone marrow. Now, leukemia, they are blood cancers. All types of blood cancers are leukemia. They are cancers of the bone marrow. जब बोन मैरो, फिर इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑल्सो डज नॉट गिव मच रिलीफ। काफी दिन थोड़े ठीक रहते हैं, बट दे रिलैप्स बैक। The word leukemia means white blood in Greek. The disease is often associated with the overproduction of immature white bloods. CBC में immediate मालूम पड़ जाता है कि उनका WBC count 50,000, 1 lakh के ऊपर जाता है, तो it shows immature overproduction of the WBCs. These immature white blood cells do not perform as well as they should. Therefore, the patient is often prone to infection. Lymphoma. Lymphomas develop in the lymphatic system, glands or nodes, a network of vessels, nodes and organs, specifically the spleen, tonsil and thymus. They purify bodily fluids. उसका रोल है, lymphomas का रोल क्या है? That purify body fluids and produce infection fighting white blood cells or lymphocytes. जैसे अपने को कोई इन्फेक्शन पैर में हो जाता है तो इंग्वाइनल ग्लैंड्स आते हैं, तो they are all because of lymph nodes. Now, what is the prevalent treatment that we are seeing today? Throughout centuries, the sufferers from this disease have been subject to almost every conceivable form of experimentation. We are still experimenting. Nobody has come to an exact cure of this disease. We are still experimenting. ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो. थोड़ा life pattern अच्छा होता है in some cases.
Otherwise, the life becomes miserable and finally the patient dies with this. The fields and forests, the apothecary shop and the temple have been ransacked for some. क्या लोग मंदिर को जाते हैं, गले में तावीज बांधते हैं, बाबा के पास जाते हैं, झाड़ू काढ़ा करते हैं, मतलब ये बीमारी के लिए हर चीज पॉसिबल जो मिलती है वो लोग करते हैं, फिर भी उसमें से there is no successful means of relief from this intractable malady. Hardly any animal has escaped making it contribution. मतलब ये सिर्फ human being में नहीं है, animals also are prone to it. In hair or hide, tooth or toenail, thymus or thyroid, liver or spleen, in the vein, search by man for means of relief. So man is still searching some means for relief. And here also homeopathy stands in the row to give what best homeopath can do by changing the quality of life, improving their immunity, and making their life less miserable. So homeopathy has various roles in different stages of cancer. We'll see that further. ऊपर से अटक गया. So treatment available. What are conventional methods giving today treatment? Surgery, radiation, and chemotherapy. This is what we are going or seeing today. Now, what are the demerits? General demerits. Very high cost in all the above treatments, needs high qualified oncologists, high centers, special centers, and needs well-equipped centers which are not available everywhere. तो ये हर जगह तो अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे. सर यजुवेंद्र सिंह का इमेज उठला हो गया है, वीपी सिंह का, सॉरी. जी जी सर मैं करेक्ट करा रहा हूँ, आप मेरिट्स क्या है? मेरिट्स इज बिग मास ट्यूमर रिमूव्ड रिलीविंग द मास इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी इमरजेंसी में कुछ चीज करना है तो पहले उसका मास इफेक्ट, कहीं मास का इफेक्ट दे रहा है, वो गले में थायराइड का ट्यूमर है, वो गला दबा रहा है आपका, तो मास इफेक्ट कम करना है. इफ मास स्मॉल ऑन टोटल एक्सीजन इज पॉसिबल, जैसे मैंने आपको किडनी का एग्जांपल दिया, किडनी में अगर C2 में ही वो डिजीज है और कैंसर है तो इमीडिएटली उतना टुकड़ा निकाल दिया तो they have a very good chance of moving. Pathological examination if possible. So pathological examination जैसे अपन करते हैं कि पैप स्मीयर करते हैं, ब्लड मार्कर्स करते हैं, वो कर लेते हैं तो अच्छा होता है. What are the demerits? Many times partial removal and some tumor cells are left behind. इसीलिए there is a regrowth of cancer after few years or few days. Many patients have incapacity to tolerate surgery and anesthesia. Possibility of normal tissue damage, complication post-surgery, and removal of organ effects, quality of life, and mental emotional trauma. तो organ effect जैसे उसका आधा मैंडिबल रिमूव कर दिया है तो उसको वो तकलीफ तो रहती है, पर उसका मेंटल इमोशनल ट्रोमा भी बहुत होता है, तो कैसा चलेगा उसको. रेडिएशन, मेरिट्स ऑफ रेडिएशन क्या है कि डेथ ऑफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ कैंसर सेल्स कैन हैपन इमीडिएटली, डेथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिजीज सेल्स इज देयर, there is an ability to shrink the tumor, safer than surgery and chemotherapy. Systemic therapy becomes more effective after that, and organ prevention can be achieved. So we have to also know the merits of all these things, though there are demerits. What are the demerits? Damage to the surrounding normal tissue. अगर कोई चीज जल रही है तो उसके बाजू में नहीं जलेगी, ऐसा होगा नहीं. दो अभी पिन पॉइंट कीमोथेरेपी चालू हुआ है. There has been a change, a sophistication. That pinpoint chemotherapy is still given, but still it creates a lot of problems. Inability to kill the tumor, it cannot be seen on imaging. Inability to relieve the mass effect. Inability to reach the areas with poor blood supply. Incidences of wound complication of wound healing is increased, and inconvenience due to regular need. Now, can homeopathy treat cancer? This we have seen the present scenario. There are a few successes in the treatment of disseminated cancer. It was usually a matter of watching the tumor get bigger and the patient progressively smaller. उल्टा होता है, ट्यूमर बढ़ता है और पेशेंट छोटा श्रिंक हो रहा है. मन से भी शरीर से भी देखो वजन घट जाता है, श्रिंक हो रहा है वो. This is sent by John Laszlo, The Cure of Childhood Leukemia. When you see many people have done a lot of work
And if you can read the old literature on cancer, you can really read what suffering of cancer was there prevalent before the present situation what we are facing today. So the question ka answer kya hai? Can homeopathy treat? It says yes from my angle. In my experience of 39 years, I have treated all types and all grades of cancer, and have found that homeopathy has a positive and definitive role in all stages, reducing the burden of symptoms, preventing its metastasis, preventing its recurrence, balancing their mental and emotional status. That is very, very, very important, which we only can do. Homeopaths can only do this work. Allopaths cannot do that. Improving the quality of life, this also is in our hand. And to relieve the side effects of chemo and radiotherapy, and giving palliation in the terminal stages. Morphine का इंजेक्शन देने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं रहता. There is no relief of pain. So in terminal cases also, so from stage 1 to stage 0, from stage 0 to stage 4, 5, homeopathy has in all stages a positive role, though it may be very small, but for that patient it is really very, very big. If you can relieve the pain, if you can change their quality of life, if you can give them a palliative or good death, beyond that nothing is best for them, at least at that particular juncture. So now we'll see homeopathic treatment in the world, what is happening. In Europe, homeopathy is used in cancer extensively, from 6% in cancer diagnosis to almost 24% in breast cancer for females. Homeopathy is the most commonly used complementary and alternative medicine in pediatric oncology in Germany, and patient satisfaction with homeopathic treatment is really very, very high. An overview of systemic review of CAM for cancer patient pain conducted that homeopathy might have a reduction in adult cancer pain. This is a very good area of work for homeopathy. Not only in cancer pains, but also in regular pain management and homeopathy. If you see post-surgical, pre-surgery, post-surgery, जितना भी मेडिकेशन देते हैं पोस्ट सर्जरी भी, या कोई पेन में या न्यूरॉलजिक पेन में, so homeopathy has very fantastic good remedies in pain management in regular patients also and in cancer patients also. Cancer pains are really terrible. मॉर्फिन का इंजेक्शन 3 बार देने के बाद भी अगर पेशेंट नहीं सुलता है, और कैमोमिला का एक डोज से वो सूद होता है, so that कैमोमिला has to put a hats off in front of morphine. Or if we can give our morphine also, it gives fantastic results. So we had in 2014 a cancer camp, because I was working with cancer cases, but it was very difficult for me to understand. So I was finding some way to get somebody who has done a lot of work on cancer and who can teach something on cancer. So I came across Dr. Pradeep and Prasanta Banerjee of Calcutta, who have done an intensive work and have brought out their book, Protocols on Cancer by Banerjee Protocols. It's called the Banerjee Protocols. It's really a good book. We can definitely use for terminal cases of cancer. There is no doubt. He has given the brain tumor cases so fantastically. It has internationally has been approved. These protocols has been approved internationally, especially for brain tumors, where he has seen Ruta, the use of Ruta in brain tumors is fantastic. So we had called them to Solapur. I was very fortunate to get a positive reply from them, and both Pradeep sir and Prasanta sir. Prasanta is senior, Pradeep is junior, and unfortunately both are not today in this world. Both have passed away. This is a very unfortunate for homeopathy and for cancer, but they have kept behind a big legacy for cancer. So we had a seminar first for the young students, homeopathic students, how they treat. So he took live cases here in this seminar, where about 150 delegates attended this, and he took live cases and showed how he works with the cases. Then after this seminar for the doctors, we had awareness talk for the general people. Here you can see in the middle, Dr. Nene is there, who is the cancer doctor for Nargis Dutt Hospital in Barshi. This is the biggest center around us, and they gave us a lot of patients for homeopathy. Nargis Dutt, it's a very specialized hospital where Nargis Dutt or Sunil Dutt had given a lot of money. Bill Gates have given a lot of money, are doing a lot of work in cancer.
and one is Fahim Goliwale on the left, first left, and then Pradeep and Prasanta Banerjee, Dr. D. Mistry, who is the senior homeopath here in Sholapur, and myself. So unfortunately, Dr. Nene also passed away. He was already 80 plus at that time. So I have lost all these 3 gems of cancer who I have worked with. And then, then we had a cancer camp. First we took for the doctors, then we had awareness talk for general, for the public, and then we had a cancer camp for the people where we took about 350 cases, different cases. The whole team of cancer from Pradeep Banerjee and Prasanta Banerjee, there are 20 doctors who came from Calcutta. And the way they were taking the cases, the way they were seeing the cases was fantastic. It was protocol. So they were seeing, and they were so fast in diagnosing the stages, what we can do, what we cannot do. And we had given them 1 month free medicine. And this cancer camp boosted a lot of patients to me, after which I could get a lot of cancer cases. We have seen a lot of cancer cases, and we were able to manage much of the cases. There was one child with glioma, and he was given a shunt. There was a shunt, and the shunt used to get blocked each time. Every month he used to get admitted. The shunt used to get blocked. The child is still from 2014 to till today. He is with us, and there is no replacement of shunt, no blockage of shunt. He used to pump it 20-25 times every 1 hour so that the pump is not blocked. So now he does not need that. He's doing so well. He's moving about. His mind is much set. Mental, emotional is better, and intelligence also is removed. So from 2014 till today, it's more than 8 years that he's doing so well. So these are the things that we have really relishing. So these are the types of cancer. We had CA larynx, we had buccal mucosa, breast, gum. So no part that we had. So we had a cross section of each and every diseases, but some are really vulnerable. CA liver is the best we can treat, because in general also allopathy has nothing for the liver. सिंपल जॉन्डिस भी हुआ है तो एलोपैथी के पास कुछ नहीं, लिव 52 देंगे या फिर स्टिमुलिव देंगे, दे हैव नथिंग. So liver is one area where homeopaths can work very beautifully. CA stomach is one. CA larynx also is very good, but there are chances CA esophagus, but the best results are with CA liver. So mental patients of symptom during cancer which become is denial of medication. They become very negative. Some become very angry. Their fear and worry, hope is lost, stress and anxiety, sadness and depression, guilt, loneliness. So these are various negative emotions. They are immediately, the moment they are labeled as cancer, these are the all negative emotions that entangle them more strongly than the disease itself. Though they are having simple memory cancer, it may be just in cancer in situ, but they don't go to any doctor, they don't see anybody, they cut off from social contact. So this is where homeopathy immediately has a biggest role to come into. Now we see one case of cancer mandible. So this was a case of cancer mandible who the patient was about 75 years of old. He was also already a known case of retinitis pigmentosa. He was also a case of diabetes type 2, but it was controlled. He was a chronic bidi smoker, teetotaler. Family history was there of diabetes. He had a strong family responsibility as he had lost 2 son-in-law, and both the daughters were widow and they were with them only. He had a lot of anxiety of money matters. Wife was fully dependent due to severe bilateral osteoarthritis. Now, what were his complaints when he came to us? Difficulty in chewing from right side of the mouth, painful ulcer under the right teeth of the tongue, salivation was increased, thought to be tongue ulcer due to sharp teeth. So he was suffering this last 3 months, but it did not show. वो दांत जरा sharp हो गया, उससे कट गया रहेगा, कड़क कुछ तो खा लिया उससे वगैरह. So he pulled like, he did not go. One was his money situation, and then he thought कि बाबा वो दांत की वजह से है. But on examination, the painful lesion indented with red margins, ulcer on the right lower jaw, 4x4 ulcerative infiltrative lesion in the right lower mandible, submandibular cervical no submandibular and cervical lymphadenopathy noted. So it means that he was in stage 1 or stage 0 and stage 1. It was somewhere between that two. So we
tried to take it up, this case. So these were the images. He even was consulted by the oncologist. He had drawn the picture there. So that was the lesion, if you can see. Then he has advised HRCT and all these things. And then if you see this 1911, the lesion of the roof of the mouth, 11/8 and 29/120. You see the lesion becoming very much small, and things were much controlled. It were all under the same control. They did not increase till the end. He died in last year, but till the end he never had a metastasis. That was the best part of the story, and the remedy that helped him. I will talk about the remedy further. So now these are the CT images of the face on 19 to 17, 18 and 20. You can see 1 year, and after 2 years we did it. Rather, what we see here is there is a regression. If you see on 18, there is a regression of the discrete nodes seen in the anterior and posterior compartments of neck and deep cervical chain. No further increase in size of the nodes are seen. No nodal disease seen elsewhere in the neck region. And in 20, if you see, neoplastic mass of alveolar process of the mandible with involvement of the adjacent buccal mucosa with metastatic lymph nodes. Compared to the previous scan dated 3rd March 18, there is a mild regression of the size of lesion and size of lymph nodes. So if you can see, there is a regression in 18, and after 2 years also, there is what is the regression. It means that the remedy helped to control the cancer not to deviate or metastasize even to the cervical lymph nodes. Till the end, he never had a cervical, though there was a submandibular lymph node afterwards. So what was the remedy? The remedy was Hekla lava. If you read Hekla lava, though very small remedy, in Mater Medica of Clark, Herrick, Douglas, Vermeulen, tumors in general, marked action upon the jaws. Of great use in exososis, gum abscess, difficult teething, nodocytes, rachitis, bone necrosis, caries of bone, osteitis, periostitis, osteosarcoma, tendency to suppuration and fistula, swelling and induration of glands. Right-sided has been predominantly affected, which you also see in this case. The ash and core of the volcano contains silica, alumina, lime, magnesia with some oxide of iron. This was sent by Clark. So this is the remedy under the volcano from inside the earth. If you can read the references of Hekla lava from Garth Wilkinson and Vermeulen, these are the two people who had done a lot of work on Hekla lava itself. How from a volcano, the amount of silica, they found it while the grazing of the sheep and all, they had a problem with the mandible, and that is why the seat of action of Hekla lava is mandible. And whenever you come across mandibular problems, Hekla lava is the best remedy. The Rhythm of Volcano by Muhammad Alim. So clinical experience has shown that Hekla lava has the great power to arrest bone diseases, even in bone cancers. This is a very good remedy with the distinctive effect on jawbone. So in general, all bone, but with special reference to jawbone. In this case report, we studied the effect of antisyphilitic effect on jawbone. So antisyphilitic, why? Because it regressed as well as it did not allow to extend or metastasize. So that was his antisyphilitic effect that we from miasmatic point of view could see. So selection of remedy and potency. Depending on old masters reference books, observation, clinical experience, therapeutic on the job on Hekla lava, 3x was selected. 1 pill of 3x 3 times a day was started every fortnight. Follow-up was taken. In the clinical studies of Hekla lava done by Mohinder Singh Jas in Germany, the mental depression was also covered by this remedy. So there he says that the patient was very much mentally depressed. I was giving him Aurum Met 200 every week because it was bone metastasis, severe sadness, depression, many times feel of thoughts of suicide. So I was giving him Aurum Met in between when he was very bad mentally. But here, after reading Mohinder Jas, I could see that even mental depression is also covered by this remedy. The mental emotional stability as well as the local pathology is very stable, except increased salivation, especially at night, and many times bloody, which was also there in this patient. Till the end, he was having a lot of saliva. रात भर वो पूरा भर जाता है और कभी-कभी bloody भी रहता है. Patient till today is on the same medicine, same reputation and doing well. So Aurum Met with Hekla lava, 1 tablet 3 times a day was throughout that he took. Now this is the second case of buccal mucosa.
this was a young buccal mucosa. It's again a very significant public health problem, ranking among the top 3 types of cancer. Epithelial cancer, the first type what we saw, 90% are squamous cell carcinomas. The sex ratio is reveals 2:1. What are the risk factors? Severe alcoholism, use of tobacco and smoking. Tobacco is most, gutka, mawa, all these things. Betel nut chewing, human papilloma virus, and poor dental hygiene. Probable cause of death due to improper and delayed diagnosis, poor socioeconomic conditions, and improper cancer care treatment. So we had this aim to evaluate the efficacy of small remedies. Heclava also was a small remedy. Now here also we see we have a small remedy and single remedy rubrics. So this was a male age 40 years, non-diabetic, non-hypertensive. Job was tea vendor, diagnosed as squamous cell carcinoma of the left buccal mucosa. Complaints were pain and swelling of the left cheek, difficulty in opening the mouth and chewing, frontal headache. Habit, tobacco chewer, 10 to 12 packets last 10 years. Family history, nothing particular. Financial stress about loans, anxiety and insecurity about future. On examination, tenderness and swelling of the left cheek, mouth opening hardly 2 fingers, ulceration of the left cheek with serrated margins, uneven surface. Very poor oral hygiene. He had a lot of odor coming from the mouth. No cervical or submandibular lymphadenopathy. Surgery advised by oncosurgeon. Opted for homeopathy due to weak socio-economic status. So homeopathy, for homeopathy people opt one for socio-economic conditions. वो बोलते हैं साहब जो होगा सो होगा, आप दो, जो करेंगे सो करेंगे. This is how we can have some people, not as experiment, but some as an experiment or a research, and we have find that things go well if we can really put our skills, our experience, and our understanding of homeopathy, because homeopathy does not treat the disease, it treats the person. If you can see what are their problems, what are their socio-economic, psychosomatic situation is very important again in cancer also. As we say tuberculosis, as we have seen in tuberculosis also psychosomatic or illness, stress, psoriasis, stress, thyroid, stress. So all this stress is also a very important factor in cancer also. This is what at least I have experienced. Now, you can see on 21/11/17, you can see the cancer, the ulceration on the cheek, biopsy, left buccal mucosa, well differentiated squamous cell carcinoma. That was the report. So remedy selection, potency, repetition. General mucous membrane complaints of cancer, eucalyptus, synthesis repertory. So that is the only remedy that is given where mucous membrane complaints of cancer, cancer of the mucous membrane, you can see only eucalyptus. And so we started with eucalyptus. Let's see what happens with eucalyptus. We started with eucalyptus and we started with 4 globules 3 times a day for a week, followed by SL for a week. So every fortnight remedy was repeated as required intermittently. In between, patient developed anal abscess and coryza for which the same remedy worked. Now eucalyptus we know, Nilgiri we know for colds and coryzas. He brought out cold and coryzas and he also brought out an anal abscess. There also, as he had along with anal abscess, the cold and coryza, I did not change the remedy. I still gave eucalyptus, which maintained the cold and coryza, maintained the cancer, and he was better with the anal abscess also. Follow up on 28 after 26 months, general condition better, vitals normal, opening of mouth was easier by 2 fingers, locally no lymphadenopathy. And on 28/1/2020, you see the ulcer has been healing, and CT normal, CT of the neck confirmed that the things are much better. If you can read that impression, CT study in HPR proved case of HCl mucosa, but in CT they could not find much things. So what was important for me in eucalyptus was, one, it was a single remedy rubric. Second, if you read the whole eucalyptus, the importance of mucous membrane, which is also seen in colds, coryzas. So from there, many of the cases of mucous membranes, we had given eucalyptus with good results. So these are things that we need to explore. We as homeopaths should not only see for what we can say big remedies or PQRS or the whole thing. Many a times these single things or small things also can click you
or give you the best things. As I told you, chamomile in pain. So you have to remember your remedies with their actions and their role in many a time the psychosomatic situation. And there you can see prostate cancer, many a times you need Staphylococcus. With all their past history, if you go into, you can get Staphylococcus or medorinum also. So these are the things you have to understand, and things can be going more better. So here, small conclusion, what we can say, the results were clinico-pathological assessment after 26 months, cheek pain and swelling regressed, opening of mouth easy, local lesion improved, general condition is found fair, clinically no metastatics found till after 26 months also. So he's still better. I have a full video of him before, during and after, and you can see in the video the way he is much happy, what he was and what he is today. So small homeopathic remedies have good efficacy in selected properly. We should learn our small rubrics with single remedies and small remedies. That Boric and repertory will do. This is an exercise really. That is why many times I say that when we read or when we are in the college level and the education is imparted and we start with the chapter of repertory, students should be given that exercise that they should find all rubrics with single remedy. Can they do that? And then they should go to Boric and find all small remedies. You see, Vitulkas is just not Vitulkas. He remembers every small point in Boric. He could learn the whole Boric with full understanding in 1 month. When he was an engineer and was working on in Africa as an engineer. So Boric, we only in college level read 1 or 2 books. We are unknown about the old masters. We are unknown about old literature. We are never opening up the old literature. And if you can see going to the old literature and basic things, you can explore a lot, and then you can see the real miracles of homeopathy. Now this is CA ovary. Now it has metastasis. Female 65 years, diagnosed case of CA ovary, operated in January 2020, having pain in abdomen. Now here she came with pain in abdomen and rectum, completed 6 chemo cycles also. Presented with fever intermittently once in 2 to 3 days, aggravation after 11 to 12 a.m., bitter taste, no appetite when she has fever, pain in lower abdomen, emerged by lying on left side, thermally patient is hot, no sleep. Patient was prescribed Lachesis. 65 years of old, postmenopausal, left-sidedness, other things that were matching. We started with 0 by 1. So now this 50 millisimal scale also is quite good when you have advanced pathology and we don't want much things to be having a aggravation. Then 0 by 1 or 50 millisimal potencies are very good, where you can use with very ease and very comfort. And Macphos was given as a painkiller. These were the, if you can see the discharge summary and chemotherapy and all these things, bilateral tingling and all the. So Lachesis was the main remedy. Patient was taking tamoxifen, endoxin, oxyfer. With that, we gave our remedy, but taking that also. Now, what is there? Many people say, वो भी चालू है, ये भी चालू है, तो तुम ठीक कैसे किए? एलोपैथी का अभी जो बाबा रामदेव का झगड़ा हुआ था, वो होम्योपैथी वाले बोलते वो भी चलने दो, ये भी चलने दो, फिर ठीक कैसे हुआ? अरे भाई, वो तुम्हारा चल रहा था, उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था, जब भी तो हमारे पास आया। तो जब हम तो इमीडिएट तुम लोगों ने उनको दवाई देके इतना दवा पे अवलंबन कर दिया, उनको डिपेंडेंट कर दिया कि दवा तुरंत नहीं निकाल सकते, तो दवाई लेने के बाद भी फर्क नहीं है। इसलिए हमने अपना दवाई, जब सांस नई बहू आती है तो तुरंत सांस नहीं हट जाती, बहू को थोड़े दिन काम करने देती है, फिर सांस हटती है। तो हम उस बहू के तरह हैं, जो नए आए हैं, तुम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने ऐड किया, और हम जब कर पा रहे तब हम तुमको कम करेंगे। तो ऐसा हमारा बोलना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन। जैसे जब दोनों चालू है तो फर्क कैसे हुआ? तो यही फर्क हुआ भाई, दोनों लेने के बावजूद भी कितने सारे डिजीज हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, बिना पेन किलर, बिना स्टेरॉइड लिए उनका पेन कम नहीं होता है। दम का पेशेंट है, बिना पंप लिए दम कम नहीं होता, तो तुरंत तो हम नहीं बंद कर सकते, हम उसको हमारी दवाई ऐड करते हैं। जब वो ठीक लगने होते हैं तो उनका पंप भी होता है, स्टेरॉइड भी कम होता है, पेन किलर भी कम होता है। सो दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। You cannot immediately withdraw all the allopathy. If you withdraw, there will be a severe relapse and it will be in a very, very bad phase. Psoriasis, वो लगाते लगाते परेशान है,
वो तुम्हारा हफ्ते की दवाई खाते हैं मिथोट्रिक्सेट 7.5 5 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1, तो उसको कम करना है, 7.5 का 5 करना है, 2.5 करना है, फिर बंद करना है. So this is how we taper off the disease. That is very important. You should keep in mind. सब बंद कर दो, हमारा चालू कर दो. बहुत सारे लोग बोलते हैं, they go into a bad phase और फिर गड़बड़ होता है. So what we see, fever gone, pain gone, sleep better, hunger but no desire to eat. Seen by our oncologist and he advised to stop all tabs and only continue Orofer XT. So you see the change that they stopped tamoxifen and they stopped endoxin. Both were anti-cancer remedies. So this amount of lacasis gave her a result in about 1 month's time. Even the fever dropped, which was not dropping by their medication. So we continued lacasis, ferrum phos, and graviola offensinalis. So I have given you why I gave Graviola offensinalis mother tincture. We have to read some mother tinctures also. It's a cancer fighting agent. Graviola extract resists to the growth of cancerous cell. It's a potential antioxidant also. It belongs to the family of antigens, and Prudette University scientists claim that direct relationship between antigens and cancer. So there is a direct relationship between the acetogens and cancer, and this Graviola offensinalis has this. So I had added, after reading Graviola, we added to this lacasis Graviola, and things were much better when she came today, and she's much better. These are the follow-up that we have seen on 1/9/2020. So she is better. She is off our medicines also. Now she comes and meet every month, and she is much, much better. Now CS stomach, 4th case. I'll go a little bit fast. 55 years old female, known case of diabetes and BP, taking allopathic medication for the same, was diagnosed as CS stomach on 7/5/20. Medicine taking was Imitab 401 OD, Tab Nexpro on DEM. Presented on 15/5/20 with complaints of heaviness in the abdomen as of a load with little eating, burning pain in stomach, stitching pain left side of body 24 hours, aggravated by lying on painful side, aggravated by movement, liquid food okay, solid food aggravates, vomiting once in 4 days due to taking anti-cancer tabs, mentally shaken. Now you have to also think whether मेडिसिनल एग्रेवेशन है, एलोपैथिक मेडिसिन लेके क्या हो रहा है, आयोट्रोजेनिक क्या है और नॉन आयोट्रोजेनिक क्या है, व्हाट इज द पैथोलॉजी, व्हाट इज द फिजियोलॉजी एंड व्हाट आर द आयोट्रोजेनिक सिम्टम्स. यू हैव टू डिसाइड दैट कि बाबा ये मेडिसिन से हो रहा है, आयोट्रोजेनिक सिम्टम क्या है, पैथोलॉजिकल सिम्टम क्या है और रियल फिजियोलॉजिकल क्या है. सो मेनी टाइम्स आयोट्रोजेनिक सिम्टम्स है, वो दवाई बंद करने के तुरंत पेशेंट को लगता है अरे मैं अच्छा हो गया, and unnecessary they are taking a lot of allopathy or homeopathy for that. So we have to decide whether this is an iatrogenic symptom. So prescribed arsenic album 3C. This, if you can see, now these are difficult cases, and when they come at a terminal stage or more metastatic stage, they hardly have any desires, aversions, or any symptoms, general symptoms or mental symptoms. So at that time, Banerjee protocols helps quite well, and they have quoted very good cases for cancer stomach. So I took the help of Banerjee protocols here, and I started arsenicum 3C 15 minutes before food, 3 times a day with Hydrastis canadensis, mother tincture 10 drops for 2 weeks. Appetite good, rectal pain aggravated by stool. There has been change, so we continued. GC better, eats half Indian chapati bread. Anal pain much better. Visited an oncologist. Advised to continue medicine till October. Blood reports done all normal. Follow up on 37/20. Last 15 days. Mild right abdominal pain, vomiting, fatigue, aggravated eating, drinking immediately after. Oncologist advised to stop Imitab 400. So that was more of that vomiting was more of iatrogenic rather than any complaint with cancer of stomach. It was more related to the Imitab. Carcinosin 31 dose was given and rest was continued. Arsenic and Hydrastis. So if you see A.U. Ramakrishnan of South India, he was one of the pioneers in cancer treatment, and a lot of books, a lot of things has been written by A.U. Ramakrishna, and he has advised carcinosin weekly doses that should be given in all types of cancer, 30 or 200. So that also here, there was no symptom of carcinosin. The patient is not carcinosinous. There is no symptom of carcinosin, nor there is a mind emotion of carcinosin. Depending on that reading of A.U. Ramakrishna, I interpolated a dose of carcinosin 30, and then I continued the same.
No episodes of vomiting. Weight was 59.2. Sometimes cramps in toes at night. Rest all complaints better. USG done. Growth regression was noted. So continued the same medicine. 24/9/20 complaints of sleeplessness and weaknessness with burning pain in abdomen. Prescribed here sulfur 33 doses. Now you see small simple remedies that you have to do. Follow up on 12/10/20. Weakness and sleepiness gone. Night toe cramps intermittent. Now complaints of breathlessness, wheezing time, aggravated by rainy and cold weather. That was because of the weather change. Cold application aggravated by night by lying down, aggravated by wet feet, aggravated by sitting straight and warm drinks, and warm application. Aversion to fan. Prescribed arsenic album because arsenic was the basic remedy. Again, the modalities were also of arsenicum, but from 3C I jumped to 6C. If 3C would have helping her, see, this symptom should not have come. If this symptom have come and still there is arsenic, but that arsenic 3C was unable to balance the body by not giving a symptom of the present scenario, and that is why from 3C I went to 6C, and Hydrastis scan was continued. Breathlessness much better. Rest complaints were better. CT abdomen done, which shows reduction in the size of mass. Blood reports were normal. Prescribed continued same. Selection of medicine was done on the basis of Banerjee protocols, as I told you, and the patient was very less symptoms and during first consultation came in a panic as surgery was advised. Conclusion, the allopathic anti-cancer remedies were stopped in 2.5 months and since not needed, yet growth is regressed. So this is a very clear indication that homeopathy definitely has helped her. So these are some cases where we can indicate clearly that homeopathy definitely has a role. There is no doubt about it. So these are all confirmed cases where we can see. Now case 4, CS stomach, this is the same thing. You can see the reports that are there. Now 5th, pain management. As I told you, terminal cases. This was a case of breast cancer, which was last 65 years old menopausal lady. Known case of diabetes since 10 years. Came with CA, breast right, operated 10 years back along with radio and chemo. Presented on 9/5/19 with neuralgic pain in the right side, chest, back and extending to the arm. Pain intermittent, increase and decrease suddenly. Ameliorated by warm massage, aggravated by lying on painful side. Swelling of arm aggravated by exertion. Mind, one daughter, 39 years old, unmarried. That was his basic anxiety, fear and torment. Mild by nature, likes company, no fears, fastidious. 3+, expresses anger sometimes, forget easily and forgives. So Belisperin is 30 TDS for a week, NSL for a week was given. So these are the reports that are there. So 10 years of cancer, memory cancer, operated, chemo, radio taken 3 times, but yet now she came with a very bad pain, which was not help. Allopathy was not helping her any type of pain, and that then she came to homeopathy. Follow up on 17/6, neuralgic pain 50% better, temperature last 3 days 99, body ache, bitter taste in mouth, desire to lie down, prescribed Bryonia. 30 TDS for 1 week, NSL. Pain increase, breathlessness, fever seen by oncologist, X-ray done, diagnosed as pleural effusion. Admitted and drained. Now here the breathlessness was not because of the problem or the weather, but it is because of the pleural effusion. And breathlessness aggravated by lying is again a strong symptom of pleural effusion. So X-ray confirmed that pleural effusion, and patient presented on with pain at the site of effusion, pain in spot. So they drained that pleural effusion and there was a pain at the site of spot where they had put a needle. So we gave Ledampal and then Kalicar was started 0/1. Intermittently was betting, thus losing the track of the patient, then reported in 12/9/20 because she was getting admitted, coming, not coming. So there was a loss of track. So increase in chest pain during breathing, movements and weakness. Prescribed Carcerusin 31 dose followed by phosphorus 0/1 TDS for a month. Follow up, 60% better in pain, but started with ulceration and discharge in 2 spots on the chest. Prescription same continued. Follow up on 12/10/20, ulceration and discharges same, burning pain, cough aggravated by lying down, needs to sit up. Prescribed Asteria rubens. If you see Asteria rubens fungating mammary cancers. Here now the ulcerous was fungating. So Asteria rubens 203 doses followed by conium 6C TDS and Hydrastis scan 5 drops TDS, calendula for dressing. This is how we continued. So you can see the ulceration which was there.
conclusion, pain which was not better by taking morphine and other painkillers subsided almost 7 to 80% with homeopathy. It also improved her quality of life along with mental emotional balance. And she passed away 3 months back. Now she just passed away 3 months back. So we could manage her more than 9 months with our medication, though she was prescribed morphine and many other painkillers, but homeopathy gave her a soothing, and last 4 months back she passed away. So this was about these cases, terminal cases, initial cases. And here what is the conclusion then? The search for a way to eradicate this scourge. Eradication is important. Can we eradicate? It is left to incidental dabbling in unconditional, uncoordinated research. So there is no coordination. We need a coordination. Today what we need, at least coordination in our homeopathy itself. What we have, even in Corona, we were saying that there should be a coordination. There should be an exchange of thoughts, exchange of ideas, exchange of experience, exchange of expertise. Then only we can really put our energy in a positive direction to overcome such type of difficult diseases. There is definitely, as I always say, we homeopaths are really very, very, very lucky. I was initially feeling unlucky, but now after 30 years of working, initially 10 years it was very difficult, but now I feel that homeopaths are the luckiest of healers. We are not doctors, we are healers. We heal the people. We don't treat them in their disease, but we heal them totally, mentally, emotionally, and physically. And a different outcome you see in them after healing. So we are more healers. And you can see the effect. But what we need is our passion, our dedication, our reading, our exchange of expertise. And we should not feel low that if I am having, there is one doctor, Nikunj Trivedi in UK, who has done a lot of work on infertility. So I'm trying to talk with him. We have a polycystic kidney cases. We have 3 cases. There is one person in Germany who has given Bowel-Nosode for that. So we should have an exchange, inter-exchange ideas. We should discuss our cases openly. If we are not opening ourselves, it is very difficult for the younger generation to get something from it. Homeopathy is really very difficult to understand because everything is confusing. All symptoms are there, all medicines are there. How can we say that this remedy should be issued? So we, as some experienced doctors, should give them tips, what will be done, how should we go into a case. Nothing is difficult. We have to apply our mind, apply our science. This science has very clear indications. We should apply that. Our Materia Medica is very clear. There is no confusion in Materia Medica. But what we need is differential diagnosis, not of disease, but of remedies. Shall I give Bryonia? Shall I give Rustock? Shall I give Pulsatilla? Shall I give Lycopodium? Shall I give Sepia? Shall I give Pulsatilla? We should have a very clear differential diagnosis between remedies, and then you will see the immediate change, what will happen in one dose. We are only exacting 1 dose, and you can see immediately the change after 1 dose. That is enough for a person to change. So, but how can we achieve that? And that really needs a little bit of work, hard work, reading, especially all our old masters, not the new masters. New thing is already a more jumbling situation. Lot of schools have come up, and the young generation is fabbled whether I have to go this way, whether I should go this way. Some say this way, some say this way. But if you are basically grounded, to need a ground foundation, basically, you should read all our old masters. Today, fortunately, is Burnett's birthday also. So if you see, today is Burnett's birthday also. So it's a very good day today. And we are fortunate to have all those masters. If you read Burnett's book, they are very small, but you can read them. So what is the conclusion? Finally, merits treatment based on whole person, holistic approach is very important. Mental emotional level plays a very important vital part. It is a tailor-made medicine, very highly economical, very, very highly economical. Nothing can beat. कोरोना का पेशेंट 20 रुपए में अच्छा हुआ, 1 बॉटल अकोनाइट से क्या किधर करेंगे इकोनॉमिक्स? 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक अकोनाइट 20 रुपए का बॉटल, वो भी उसने फार्मेसी से लिया बोल के. अपन लेते हैं तो 2 रुपया ही लगता है. So can economic beat us? Never. Nobody. I challenge everybody on earth, on the globe. Can you beat economics of homeopathy? No. If you are really giving, अपना एक बॉटल भी दिया, मदर टिंचर भी दिया, तो कितना आएगा? 100 रुपया होगा.
So I am sometimes very much what I can say disturbed when people come and say कि बाबा हम किडनी डिजीज के लिए होम्योपैथी लिए और उसने महीने का 50,000 लिया। अरे महीने का 50,000 काय के लिए लिया भाई? या तो फिर उसको 50,000 में ठीक कर, नहीं तो तू उसको 1,000-2,000 में ठीक दवाई दो। तो इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू, इट्स अ लर्निंग फॉर यू। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट मैं 50,000 लूंगा पर तू ठीक होगा, तेरा डायलिसिस बंद होगा, ऐसा बोल रहा है तो 50,000 नहीं, पेशेंट लाख रुपए भी देगा, पर तेरा उतना एक्सपर्टाइज चाहिए। So just milking money on the name of homeopathy is really not good. We should not do that. Our consciousness should kill us. Our consciousness should make us feel guilty कि मैं उसके पदर में उतना पैसा, जितना पैसा मैं ले रहा हूं उतना डाल रहा हूं क्या? तुम 1,000 नहीं 5,000 लो, पर अगर 5,000 का काम तुम रियली कर रहे हो क्या? Ask this question to yourself. Then you are entitled not only to take 5,000, you are entitled to take 50,000 also. But put that question before asking for money. This is also I will put for the new generation, because डालते हैं और बोलते हैं सर हमारा कंसल्टेशन 1,000 रुपया। अरे भाई हम अभी तक 200-400-500 में काम करते, तुम 1,000 रुपये का क्या काम कर रहे हैं? डू यू रियली पुट दैट एफर्ट? एक डिफिकल्ट केस आया तो तुम 4 बुक पढ़ते हो क्या? कुछ निकालते हो क्या उसके लिए? देन यू आर एंटाइटल्ड टू टेक। आर यू रियली डूइंग दैट वर्क बैक हैंड में? तो थिंक दैट आर वेरी सीरियस थिंग्स। व्हाई होम्योपैथी इज फेलिंग? वाई कोरोना में होम्योपैथी को पीछे डाल दिया गया? अरे अपने दम पे अपन किसी का भी जरूरत नहीं अपने को। अगर अपन रिपोर्ट्स बता दे, पीपल में अवेकनिंग आना चाहिए। पीपल शुड रन आफ्टर होम्योपैथी। गवर्नमेंट को अपने आप काम करना पड़ेगा। कह रहे ये होम्योपैथी क्या है, लोग होम्योपैथी को जा रहे। हमको दूसरे को नीचा बताना नहीं, हम इतना ऊंचा जाना चाहिए कि लोग अपने आप ऊपर देख के हमको देख रहे ये कहां गया। ऐसे होम्योपैथी को ऊंचाइया पे ले जाना है और वो अपना काम है। तो अपन कर रहे क्या? नहीं, वी आर बीटिंग द बुश, वी आर नॉट डूइंग दैट। वी शुड रियली गो टू दैट हाइट्स। पीपल शुड बी नोइंग, अरे ये डॉक्टर शर्मा जी के पास ये काम होता है और होता है पक्का। अपन सबने मिलके होम्योपैथिक फैटर्निटी शुड वर्क फॉर द अवेकनिंग ऑफ द पीपल। हम क्या कर सकते हैं? हम पीसीओएस करेंगे, हम थायराइड करेंगे, हम इनफर्टिलिटी करेंगे, पर रिजल्ट्स दो उनको। पीपल रन, लोगों ने तुम्हारे पीछे आना चाहिए। जब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे तो गवर्नमेंट को याद करना ही पड़ेगा, अरे ये कौन है भाई होम्योपैथी के लोग, जो लोग उनके पीछे जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे। हमको किसी को भी कोसना नहीं है। नोबडी इज आवर कॉम्पिटिटर, वी आर आवर कॉम्पिटिटर्स। आर वी गेटिंग बेटर फ्रॉम व्हाट वी आर यस्टरडे? हैव वी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम व्हाट वी डिड यस्टरडे? दीज आर द क्वेश्चंस वी शुड रियली पुट। वेबिनार्स इतना हुआ है, कितना लोगों ने अटेंड किया, कितना उसमें से कैरी फॉरवर्ड किया है? वी शुड आस्क फॉर आवरसेल्फ। So these are the things, these are the questions which really ponder our mind and we should learn from it. So medicines, no toxicity, no side effects, easily, ये सबको मालूम है, easy administration, can be preserved easily, no resistance to homeopathic medicine, no resistance to homeopathic medicine, no iatrogenic disease. कितना बड़ा फायदा है तुम्हारे लिए? No iatrogenic symptom. वो कितना भी पूरा खा लिया तो भी iatrogenic कुछ नहीं है उसमें। So this is the biggest, अपना पॉजिटिविटी क्या है, we only don't know. एंड उस पे अगर चलते हैं अपन तो वी कैन डेफिनेटली गो सो हाई, वी कैन लीव एवरीबॉडी बिहाइंड। बाकी जितने भी शास्त्र हैं सब अपने जगह पे अच्छे हैं, पर हम किधर अच्छे हैं ये बताना चाहिए। हमको इतना ऊपर उठना है कि बाकी लोगों को ऊपर देखना पड़ेगा, अरे ये कहां गया। इफ यू कैन डू दैट एंड इट कैन बी डन, होम्योपैथी हैज दैट कैपेसिटी। इट इज दैट्स व्हाई बुक्स में लिखा है होम्योपैथी डज नॉट फेल, होम्योपैथ फेल्स। इट इज वी आर फेलिंग। Why we are failing? We should put that question and learn from that. So all types and all stages where allopathy is beneficial, we can work. Demerits, poor availability of good homeopathic practitioners. I have written very specifically for that. Discontinuation of treatment because of poor results, poor exchange of experience and expertise by senior homeopaths. So ये अपना रोना है। अपन लोग हाथ बंद करके काम कर रहे दिल खोल के काम नहीं कर रहे। अगर अपन हाथ खोल के काम करेंगे तो ये नया जनरेशन को बहुत इजी है आगे जाने के लिए। अपने पीछे वालों भी नहीं सिखाया, बहुत कम लोग थे। मैंने जितना बुक्स पढ़ा है, जो लोग होम्योपैथी पास आउट हुए उन्होंने कम काम किया है, बट ले होम्योपैथ्स ने ज्यादा काम किया है होम्योपैथी में। वो कोई मास्टर थे, कई प्रिंसिपल थे, कई इंजीनियर था, कोई पोस्ट मास्टर था। दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन होम्योपैथी रादर देन वी वर्किंग इन होम्योपैथी। तो बाकी लोग करते तो अपन लोग क्यों नहीं करते? क्यों अपन अपना परिश्रम नहीं डालते? क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं?
So we have to learn. So conclusion, it can be a useful approach to cancer. Various studies reported the effect of homeopathic medicine in managing cancer pains and other symptoms related to cancer. A few studies also elaborate homeopathic medicine cancer mechanism using cellular and animal models. Some studies report apoptotic effects and modulation of gene. हम क्या बोलते हैं? We are clinicians. We are not researchers. अपना क्लिनिकल डाटा इतना अच्छा होना चाहिए ना भाई, एलोपैथी वाले आप आओ हमारे पास बैठो, आप रिसर्च करो, हम आपको बोल रहे हैं हम क्या दे रहे हैं, रिसर्च करो सेल्युलर लेवल पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज नॉट माय जॉब बिकॉज आई एम अ क्लिनिशियन. मैं दवाई देना जानता हूँ, रिजल्ट देना जानता हूँ. बाकी मॉलिक्यूलर लेवल सेल्युलर लेवल पे पढ़ना पढ़ा उसमें कुछ थ्योरी ना मेरे को उसकी जानकारी. आप हमारे साथ बैठो, काम करो. यही तो रामदेव बाबा बोले, मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मैंने हजारों डॉक्टर बनाए हैं, आप सब लोग आओ हमारे इंस्टीट्यूट में, हम उनका खाना देंगे, रहना देंगे, करो रिसर्च क्या करना है, आयुर्वेद काम करता है कि नहीं करता है. ये अपने तरफ से आवाज क्यों नहीं आती है? दिस इज वेयर वी आर फेलिंग. वी शुड हैव अ बिग वॉइस. वी आर सो ओल्ड. आफ्टर आयुर्वेदा वी आर द ओल्डेस्ट वन, बट व्हाई आर नॉट हैविंग a strong conglomeration organization which can really put a strong voice in the people? That is the lack, and that is where we are failing badly. So in the clinical arena, research studies of homeopathy is cancer lack and only describe extended survival time in cancer patient. हम क्या बोलते हैं? सर्वाइवल टाइम बढ़ा, पर बाकी उसका क्या हुआ ये अपन नहीं बताते हैं. Treatment or remove side effects of traditional medicine. More evidence needs to generated to demonstrate anti-tumor or anti-metastatic potential that I could do in these two cases in controlled clinical trials. अब controlled clinical trials ले you need 10 cases. एक केस में बोला तो बोले वो तो होने वाला था, वो केस में क्या तुमने किया, वो तो वैसा होने वाला था. कोई भी एलोपैथ को बता वो क्या था, वो तो सिंपल था, उसको लगता ही नहीं था. हम बोले साहब तुम तो सबको सर्जरी बोलते हैं. अरे नहीं, सबको हम तो बोलना ही पड़ता. तो ऐसा होता है. तो एक केस में we cannot say that it really did. We need 4-5 cases, and that is why we have to work together. We have to exchange our ideas, specifically in such diseases which are really terrifying, which are really having no answer in allopathy. So these are where I get all these things that I have talked about you, cancer classification, patient treatment, homeopathic approach, and all these things. So now question and answers. Bataiye. Dr. Shakshi. Thank you very much for patiently listening on this Sunday evening. It's quite good time. I took a lot of time than what was given to me. I'm thankful to the all DHMA office bearers for bearing me for the more time that I've consumed. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an inspirational session. Here we have a few questions. First one is from Dr. Bishnoi. He's asking that, can we give therapeutic medicines in cancer or only constitutional should be given? You have to have, our first motto will be constitutional. But as I told you, whenever patient comes at an end phase, they have taken a lot of chemotherapy, surgery was done, and you don't have general symptoms. There is no aversion. They have no aversion, no desire. सब गया है, कीमोथेरेपी लेके सब खत्म हो गया है, उनको पानी भी पीना मुश्किल हो रहा है, तो क्या वो डिजायर एवर्शन रखेगा? So when you come to such people where you have no symptoms, then you have to go with therapeutic part of the cancer situation, where Banerjee protocols also are very much useful. But when you have a very clear constitutional, first you have to understand the constitution only in each case. Unka kya hua? Why did he get? First you go to the cause, kya hua? Then you will see a lot of psychosomatic pressure, stress. If you can get that, I think that dose itself will give you a good clarity. And then you can go with the locals also. But give that dose from mind, specifically the mind. If the patient cannot talk, you talk with the relatives, you talk with the closest relatives who have been seeing them last 4, 5 years or 10 years. Then you can get some clue. You have to find some clue. What happened suddenly? Is there a strong family history? If there is a family history, you were prone. But what was the precipitating cause for that? भाई मेरे इधर सबको blood pressure है, but if my lifestyle is good, if I don't have tension, I will not get blood pressure. But as I was prone for blood pressure from the family history, if there is a precipitating factor, I got a financial loss, I have lost somebody close, then
I will not get diabetes, or I will get blood pressure only. So what was the precipitating factor which caused cancer? Can you get that? Can you locate that? Discuss. दवाई देने का गड़बड़ मत करो, लोकल दवाई दो, एसएल दो 2 दिन 4 दिन। पेशेंट क्रॉनिक है, आपका आया है, सिर्फ पेन है तो पेन के लिए कुछ दे सकते हैं आप, कुछ नहीं तो बेलाडोना दो 3C, सिंपल बेलाडोना 3C। वो चिड़चिड़ कर रहा है, चैमोमिला दो। Let him be quiet a little bit, try to learn, try to understand, try to find out, and then you will see, you will have some answer, definitely I'll tell you. But don't be in a गड़बड़, आज पहले दिन ही उनको देना है, बिल्कुल नहीं। 2 दिन लो, 4 दिन लो, स्टडी अबाउट इट। कुछ एक्यूट देना है तो एक्यूट दो, फीवर है, कुछ नहीं फेरमफॉस दो, बेलाडोना दो, सिंपल रेमेडीज। Then you will see what next I should do. Are you able to get? 2-3 सिटिंग लगते हैं कभी कभी बार कि क्या है, why is he suffering so badly, and then you will see something will definitely happen. But first constitutional, second therapeutic. But if nothing, therapeutic start करना ही है. What next? Thank you, sir. So next question is from Dr. Samiran Sarkar. You talked about chamomilla. He wishes to know about the indication of chamomilla. Chamomilla indication is when the patient becomes very much angry, tries to throw things, and he is in bad pain also. Then there are other remedies also, but then chamomilla becomes so strong that the mind becomes very quiet. Then he becomes soothing in mind. And the pain also, though there are remedies that will say that irritability or anger during pain, you have to see that rubric. And then you have to see what are the rubrics close to what the present scenario is. So you have very good rubrics. How they came to that rubric understanding at that juncture, we don't know. How mucous membrane cancer they have given predicted that time, we don't know. But our homeopathy rubrics are really gems. How have they come to that conclusion of a rubric, of a remedy, is something that is still unknown by us. We should find out. So we have to go to our basic understanding of rubrics. Rubrics are very important. Though Materia Medica is the final authority to prescribe, but you should get rubrics from that acute situation. You have to see the acute as well as the chronic. So if they have come with the acute, see for the acute first. So indications of chamomilla only, it is not very specific, you should give chamomilla. What are the indications? Read the Materia Medica before giving also. And you can see final differences. You have a very small remedy, Abies nigra. If you see, when the patient of CS stomach comes, sir, idhar sab aisa kuch to bhi pakda hai, kuch to atka aisa lagta hai, Abies nigra. You don't have to see anything more. It's the specific indication. Hard egg boiled like has stuck up in the epigastrium is the symptom of Abies nigra. See, simple as that. But we should know our Materia Medica. So lot of Materia Medica is needed, understanding and reading of Materia Medica is needed. And then you can see with single rubric, with single symptom, very strong symptom, you can really give the remedy. Lot of vomiting, nothing is phos hai, arsenic hai, bismuth hai. Many times our regular remedy is phos. Sir, ice cold water se theek lagta hai, give phos. Temporary he will be getting relief. Next you see what next I can do. So you have to be very active in that acute and then in the chronic phase. You have to juggle with that. Yes. Anything else? Thank you, sir. Sir, next question is, can we start the treatment with carcinosin? Now, all nosodes, why carcinosin? Any nosode for that matter, I will give you the whole idea of about nosodes or sarcodes. They can be used as a first remedy, or they can be used as an intercurrent remedy. All carcinosin as well as other nosodes and sarcodes can be used as a first remedy when you have a very clear indication of that particular nosode or a sarcode. It should have a very clear carcinosin symptomatology. The patient is very intelligent. The patient has a lot of hobbies of loving of nature, highly sympathetic. What we see, phosphorus has sympathy for one whole self and family. Carcinosin has a sympathy for the whole world. These things of the world. किधर हो जाता है, उधर कोई मरता है दिल्ली में तो वो इधर वो रोने लगती है. We had one couple who said that he had everything else,
a lot of interest in nature, talks with the garden flowers, talks with the birds. When you have this type of people who have loving nature, who are loving the nature very much, she said that I don't want to have children. We have married because the first this finalization was we will not have children. Well, why we did not have children? The world is already so much overpopulated. Why we want to overburden the population? So you see, thinking of the whole world, that was carcinosin. So when they have a thinking, a sympathy which is extended to the globe, and the other part where there is a lot of suppression, mental emotional suppression, the fastidiousness of carcinosin, the desires and aversion are both. They like ice cream also, they are aggravated from ice cream also. So if you see their mind part, basically carcinosin, then you will learn carcinosin a lot. They have a lot of things, they have been abused, but they have repressed, they did not express themselves. So all this is carcinosin. So all these nosors and sarcodes, medorinum can be used as a first remedy. Thuja can be used as a first remedy. But they can also be used as an intercurrent remedy. But they have, when they can be used as a first remedy, only when they have that totality of symptomology of carcinosin or medorinum or thuja. Clear? Okay, sir. Thank you, sir. So next question is it okay to give arsenic album as low as in 3C potency? Yes. This is what, if you have to read Banerjee protocol for all types of gastric cancers and liver cancers, he has given very low potencies 3C. This is where I learned 3C. Belladonna 3C is best painkiller that he gives every time. You have to read Banerjee protocols for that. He has given a very good description on 3Cs, all these remedies, because you need to repeat every 3 hours or 6 hours in a day. So repetition becomes easy and you can be more better. They don't have any aggravation, and then you can slowly go high. Like in the case, from 3C I went to 6C. From 6C you can go to 30C. So there is a chance of going ahead. But while if you start with 30, 200, then it's very difficult for you to go ahead more. Thank you, sir. What else? The next question is from Dr. Kalpana. How can we differentiate that these are the symptoms of cancer mandible, or it is just a normal reaction, because these days symptoms come in every normal person? Now mucormycosis is coming. That's what she wants to say. If I can understand her question. Cancer mandible. Actually, I didn't get her question. Dr. Kalpana, are you there? Hello. Today's scenario, what does he mean by today's scenario? I did not understand that. एक्चुअली सर मेरा पूछना ये है, जैसे कैंसर मैंडिबल के आपने सिम्टम्स बताए थे, फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो उसके सिम्टम्स थे। हाँ, तो वो ये सिम्टम नहीं थे। कैंसर मैंडिबल का सिम्टम, कैंसर मैंडिबल का आपको लोकलाइज्ड आना ही चाहिए। पेन वाइल ईटिंग, कैन नॉट च्यू, उसका फिर माइंड सिम्टम लेना पड़ेगा। ये हर कैंसर में लेना पड़ेगा आपको। पर कैंसर जो ऑर्गन का है, वो ऑर्गन का सिम्टम आपको मिलना ही चाहिए। रेक्टल कैंसर है, बहुत लेट मिलता है, देयर इज ब्लीडिंग, पाइल्स बोल के जाता है, फिस्टुला बोल के जाता है, फाइनली टर्न्स आउट टू बी ए कैंसर। यूटेराइन कैंसर, तुम्हारा जो सर्वाइकल कैंसर, वाइट डिस्चार्ज, वाइट ट्रीटमेंट लेते रहते, बट फाइनली टर्न्स आउट टू ए सर्वाइकल कैंसर। सो मेनी कैंसर्स आर मिस्ड, and that is why the symptom of that organ has to be there. Definitely, there is no doubt about it. एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे जो उसमें बताया गया है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आज की लाइफ में हर किसी के साथ स्ट्रेस भी है, फियर भी है, कहीं ना कहीं वरीड भी है, तो उसको बीमारी से रिलेटेड है, कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? पहले तो आपको ये देखना है, देखो हर एक को स्ट्रेस है। पहला तो पेशेंट क्या बोलता है, मेरे को स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। स्ट्रेस वैसा नहीं लेंगे, वैसा कोई रूब्रिक भी नहीं है स्ट्रेस बोल के, बराबर है। अभी आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देन दैट विल बी क्लियर। आई थिंक आई कैन गो फॉर 5 minutes 10 minutes ना, दीपक सर? जी सर, जी। हाँ, अ पेशेंट विथ नी इफ्यूजन केम टू मी, उसका इफ्यूजन निकाले, सीवियर आर्थराइटिस ऑफ द राइट नी, इफ्यूजन वाज ड्रेन्ड, medicine was given, yet the effusion was coming back, बराबर है। it was a chronic right knee effusion। जब वो होम्योपैथी को आए तो सबने जैसा बोला, क्यों नहीं जा रहा है, एक्सरे में देखा पैर इतना बड़ा सूज गया है, 2 बार 3 बार ड्रेन भी किया है, तो वो बोले स्ट्रेस है। अभी क्या का स्ट्रेस है? सो एवरीबॉडी सेज दैट व्हाट इज द स्ट्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताता हूँ, और सिंपल एग्जांपल दूंगा, दैट विल बी मोर इजी।
अपन आइसक्रीम मंगाते हैं, अभी उसी कंपनी का आइसक्रीम है, वही मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और एक ही जगह अपन सब उसी माहौल में बैठ के खा रहे हैं। वो आइसक्रीम खाने के बाद एक का गला दुखेगा, एक को दम लगेगा, एक को छींक आएगी, एक बोलेगा मैं और 2 खा सकता हूँ। वाई? द स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। द स्टिमुलस इज द सेम फॉर एवरीबडी। बच्चों को में पढ़ाई का स्ट्रेस है, एम्बिशियस है, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, सबको वही है, but how you react to that particular stress is an important in individual character. That is what you have to join. That is what you have to understand. माइग्रेन के पेशेंट आते हैं, माइग्रेन का सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नई बहू आती है जिसको हेडेक कभी नहीं था, अभी शादी के बाद 6 महीने से हेडेक चालू हुआ, इट हैज डायग्नोस्ड एज हेडेक। क्या है? सास बहू का झगड़ा है, विच इज वेरी कॉमन। क्या है वो स्ट्रेस? सास बहू का झगड़ा नहीं पड़ता घर में, डिस्कॉर्ड इन द फैमिली। मिस्टर को बोलते हैं तो बोलते हैं मेरे को कुछ बोलना नहीं, आप अपना सिलटाओ। तो अब ये हेडेक चालू हुआ, तो हेडेक को दवाई देने के बाद हेडेक गया, तो कौन बदला? बहू बदली के सास बदली? कोई भी नहीं बदली। फिर क्या हुआ? कैसे ठीक हुआ? तो अभी हम जब उसको बहू को पूछते हैं भाई कौन बदला, तुम बदले क्या सास बदली? अभी सास बोलती नहीं है क्या तुमको? टोचती नहीं, टोच के नहीं बोलती है क्या? नहीं, अभी भी वैसा ही बोलते हैं। तो फिर अभी हेडेक क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको अभी मालूम है कि वो क्या बोलने वाली है। The remedy brings you the acceptance of the particular situation. Okay, sir. कोई बच्चा मर जाता है तो माँ तब दे जाती है, she goes into a very bad shock and grief, बराबर है? वो अभी भी बोलती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, वो आएगा, वो ग्रीफ में रहती है 2-2 साल, 5-5 साल, she does not sleep, does not eat. After Ignatia, she becomes quite normal. क्यों? इग्नेशिया ने वो परिस्थिति उसका बदल के उसको उस स्टेज में लाया है कि you have to accept the situation. Acceptance of situation is brought by our medication. और जब सिचुएशन आपको एक्सेप्ट नहीं होता है और आपका कैपेसिटी के ऊपर जाता है, तो आपके बॉडी के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से आपको सिम्टम मिलेगा। फिर वो हेडेक रहेगा, किसी को बीपी रहेगा, किसी को डायबिटीज रहेगा। पर व्हाट इज दैट स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। स्ट्रेस पे नहीं जाओ। अभी एक सोरियासिस का केस आया था, उसके लड़की ने सुसाइड किया 10 दिन शादी के पहले। तो क्या लगा? बहुत अच्छी हो गई, मर गई। तो अरे बोला ऐसे कैसे बोलता? लड़की मरी है 10 दिन पहले तो अच्छी हो गई, कैसा लगता है? हाँ बोले, वो मेरे को बोलती थी कि मेरे को मरना है तो मैं ही मार देता था उसको। बोला सर ऐसा क्यों बोलते हैं आप? सो ही वॉज अ रिटायर्ड पुलिसमैन। मैं रिटायर्ड पुलिस से हुआ हूँ, 65 साल की मेरी नौकरी हुई है, 4 मेडल मेरे को मिले हैं, और लोगों में अभी मेरा नाक कटा दी उसने ऐसा करके। अगर वो मेरे को बोलती तो मैं ही कुछ कर देता था, उसको मालूम तो नहीं पड़ती थी। तो लोगों में नाक काटना ये उसका प्रॉब्लम था। सोशल पोजीशन लॉस ऑफ, दैट वाज हिज रूब्रिक, एंड नक्स स्वामी का मेड इट बेटर। तो स्ट्रेस ऐसा नहीं जाना है। स्ट्रेस माने क्या हुआ और उसका तुम्हारे पे क्या इफेक्ट है। ओके, थैंक यू सर। कोरिलेट द स्ट्रेस, और वो कोरिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको स्ट्रेस है, पर इफ दैट इज नॉट कोरिलेटिंग, दैट डज नॉट ब्रिंग a causative stress to that particular disease. Try to understand that also. सब लोगों को 10 नमूने का स्ट्रेस है। मेरे को बच्चों का है, घर वालों का है, सास का है, ससुर का है, आने वालों का है, जाने वालों का है। तो क्या उसको क्या पकड़ेंगे अपन? पर देयर इज वन स्ट्रेस, वो आपके माइंड में कायम लिंगरिंग रहता है, वो जाता ही नहीं आपके दिमाग से। ना वो सोने देता, ना बैठने देता, ना चैन लेने देता, ना तुमको, इट हैज टेकन अवे योर जॉय, योर स्लीप, एंड दैट इज द स्ट्रेस यू हैव टू एनालाइज। And what has caused that stress, you have to analyze that. कि बाबा हमको उसने ऐसा बोला, अरे मेरे को हार्ट डिजीज कहाँ से आया? आई एम हैविंग अ फियर ऑफ हार्ट डिजीज। मेरा दोस्त 4 दिन पहले मेरे से बात किया और घर जाके फिर लगी थी उसका फोन आया कि वो एडमिट हो गया और मर गया 1 घंटे में। उधर से मेरे को मालूम पड़ा, अरे आई एम हैविंग, मेरे को डर लगने लगा, मैं अभी ठीक नहीं होऊंगा, आई एम स्टार्टेड विथ एंग्जाइटी और फियर ऑफ हार्ट डिजीज। कहाँ से आया? देयर हैज टू बी अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेस एंड द प्रॉब्लम। ऐसा मिक्स नहीं करना, दैट इज ऑल्सो क्लियर, कीप इन माइंड। ओके सर। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे। Thank you, sir. Next question is from Dr. Puneet Pal. A female patient of 78 years who is suffering from breast cancer was given carcinosin 1M. Can it be repeated every month, or can we reduce the potency to 200 or 30 for daily use as the patient got better with carcinosin 1M? So if he is better with carcinosin 1M, why you want to come down? You have to keep that in the same potency. Don't come down or go up. You see, potencies also have to be, they have a very important role.
when we were learning with Vitulkas, I also had a patient of HIV with pulmonary tuberculosis. His remedy was phosphorus. So if I went, he was only responding to phosphorus 200. If I'm coming down, he is not responding. If I'm going up, he is not responding. If a person has responded to a particular remedy and a particular potency, please don't change the potency nor the remedy. Keep it up till after giving the remedy, there is no change or relapse or something happens. Don't change the potency or the remedy. He has to continue the same. Why do you want to come down? There has to be reasoning why he wants to come down. And Sir, why he then wants to repeat. It should not be repeated also. If the patient is stable, you have to just wait till there is some sort of relapse of some symptoms. Some symptoms may relapse, but still you have to wait. When there is a partial relapse, you don't need to push the remedy. When there is a strong relapse, you have to give the same remedy, same potency. And if that does not work, then you have to go to a higher potency. thank you, sir. Any more questions? Duration of Dr. Guneet is asking, can we increase the duration as the patient is of 78 years? ये बता दिया सर ने। Duration of what? A duration of किस चीज का duration? नहीं ये बता चुके हैं सर, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आपको लगता है कि 1M पे स्टेबल हैं तो 1M पे जब तक स्टेबल हैं जब तक रहें। आपको लगेगा अच्छा, SL देखना है जी। SL देते रहो, ठीक है, for the dose, yeah. प्लेन ग्लूकोज या फिर बायोकेमिक दो, उनको 5-फॉस दो, उनका एनर्जी अच्छा रहेगा, फेरमफॉस दो, कैल्केरियाफॉस दो. You are entitled to give that. Give कैल्केरियाफॉस और फेरमफॉस, they are low, उनका कैल्शियम अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा. 5-फॉस दो, जनरल एनर्जी रहेगा. You can give that. Or Thank you can you, sir. give some mother tinctures also, which are very good for keeping them or spirulina mother tincture though. It is a very good, spirulina is known. If you read spirulina, it has very good spirulina mother tincture though. 5 drops 3 times a day or 5 drops BD. It will enhance their energy. Strong antioxidant test, everything is there in spirulina. So read all these things. Be remedy को अपना main remedy को तभी हाथ लगाना है जब कोई गड़बड़ हो रही है. गड़बड़ नहीं है तो उसको छेड़ा-छाड़ी मत करो. Don't touch. Thank you, sir. So there's one more question, which is the best potency for biochemics? 3x or 6x. If you want to increase, you have in a material dose, like when you do blood electrolytes, serum electrolytes, and there is less of sodium, what you will not get 12x or you have to go to 3x or 1x. So when you need a material dose, in where you see low electrolytes imbalance is there mostly in kidney cases or all these things. When you have a potassium less or the potassium is increased in kidney cases, there you have to give more of lower potency, 1x, 2x or 3x. But when you have to maintain, just maintain, where is a low hemoglobin, 3x ferromphos will be more important. Thank you so much, sir. So there are no more questions. So over to Dr. Deepak. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. मैं जानता हूँ जब डॉक्टर हीरा अग्रवाल के साथ में चाइना गए थे हम लोग, और एक सेमिनार था जहाँ पे दोनों लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे थे, और जहाँ सर ने वो जो मेहनत की थी ना पूरे रास्ते में, और उस सेमिनार के हॉल में जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया, और जो ऐसा मैं इनके क्लिनिक पे देख रहा हूँ वो वाकई में लाजवाब है. देखिए पूरे सेशन का जो एसेंस है वो ये है कि जब सर ने शुरुआत करी थी तो कुछ डॉक्टर्स के बारे में बताया था. तो जनरली मुझे पता है कि सिर्फ 2 टाइप के डॉक्टर होते हैं. नंबर 1 तो वो डॉक्टर जो बीमारी के नाम को बताना चाहते हैं, और दूसरे डॉक्टर जो बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास, मेरे पास भी, आपके पास भी, सबके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जो बहुत बड़ी फाइल लेकर के आते हैं और उस डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं कि डॉक्टर आप जानते नहीं उन डॉक्टर को, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक्चुअली में बीमारी उन्होंने ही पकड़ी. तो मैं पूछता हूँ कि क्या पकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि सर ये बीमारी का नाम है. तो मैंने कहा ठीक किया क्या? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो डॉक्टर बने जिनमें सिर्फ हमें आपको बीमारी का नाम देना है. बीमारी को ठीक करने वाले डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा प्रचलित होते हैं. जैसा डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर ने बताया कि हमें उस टॉप लेवल पे पहुंचना है बीमारी को ठीक करके, ना कि सिर्फ बड़े-बड़े नाम दे करके कि हम लोग नाम दें और उसको ठीक करने की कोशिश करें और वो ठीक ना हो. हमें बीमारी को ठीक करना आना चाहिए, सिक पर्सन को ठीक करना आना चाहिए. और जहाँ तक होम्योपैथी की साइंस की बात है और उसकी रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी की बात है, तो ये वाकई में एक रिसर्चर्स का काम है कि वो ढूंढें कि होम्योपैथी में क्या है. अगर आज तक भी देखा जाए तो होम्योपैथी इज ए साइंस ऑफ एक्सपीरियंस.
बस दैट्स इट। अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप ठीक हो रहे हैं, आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन वो सबसे अच्छा है। जहाँ तक अभी दूसरी बात स्ट्रेस को लेकर के आई थी डॉक्टर कल्पना ने जो सवाल पूछा, तो मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक होम्योपैथिक ऐसी साइंस है जो आपके फिजिकल सिम्टम्स को आपके मेंटल स्टेट के साथ अटैच करके काम करती है, वरना और कोई दूसरी ऐसी साइंस नहीं है पूरे वर्ल्ड में जितना मैं जानता हूँ जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में काम करें। और होम्योपैथी 200 साल पहले ही मेंटल लेवल पर या स्ट्रेस लेवल पर सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल सिस्टम था। वो इसलिए क्योंकि आप जब लेबोरेटरी में देखते हैं एक एंजाइटी के रूब्रिक के अंदर इतने सारे सब रूब्रिक और इतनी ज़्यादा टाइमिंग, इतनी ज़्यादा वेरिएशन, सिर्फ होम्योपैथिक साइंस इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती है कि सुबह एंजाइटी हो रही है तो ये मेडिसिन है, 4 बजे एंजाइटी हो रही है तो ये मेडिसिन है, 12 बजे एंजाइटी हो रही है इस वजह से एंजाइटी हो रही है तो ये मेडिसिन है। ये ऐसा सिर्फ होम्योपैथी में है, लेकिन हम इस होम्योपैथी के इस सिस्टम को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ होम्योपैथी में इतना दम है पूरी दुनिया के अंदर जो इन दोनों स्टेट मतलब फिजिकल जनरल और मेंटल स्टेट दोनों को कंबाइन करके साथ में काम करती है। जैसे डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर ने अभी जो केसेस में बताया, उन्होंने सब कुछ मिलाकर के काम किया। एक बहुत सारे लोग एक क्लासिकल होम्योपैथ जो टर्म है उसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स जो बिल्कुल होम्योपैथी के सिंगल मेडिसिन या उस चीज पे चलते हैं, ऐसा नहीं है। आप नियम को पढ़ो। डॉक्टर हैनीमैन सर ने जितना आज हम एलोपैथी से आज हम लोग भुगत रहे हैं या हम लोगों को फाइट करना पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर हैनीमैन सर को करना पड़ा था। और उस समय वो जवाब देते थे, उनके पास एक्सप्लेनेशंस होती थी। जैसे उनके मेरे को एक उनकी बहुत पुरानी बुक में एक लिखा था कि उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जो आपने नक्सममी का यूज़ करी, जो आपने आर्सेनिक एल्बम यूज़ करी, ये तो एक पॉइजन है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो? तो उन्होंने एक बहुत बखूबी से आंसर दिया कि पूरी दुनिया में पॉइजन उसके लिए है जो उसको पॉइजन की तरह देख रहा है। हम उस पॉइजन को कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पॉइजन है वो किसी एनिमल से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस एनिमल में भी उस पॉइजन का कोई रोल है और उस पॉइजन से वो एनिमल नहीं मर रहा है। तो हम उस पॉइजन को मतलब अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल उन्होंने दिया था कि हम लोहे से क्या बना सकते हैं, हम एक चाकू छुरी भी बना सकते हैं और हम एक बर्तन भी बना सकते हैं या हम एक कोई सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं। हम पे डिपेंड करेगा कि हम आयरन को कैसे यूज करना है, तो पॉइजन को भी कैसे यूज करना है वो उन्होंने बखूबी उन एलोपैथिक फिजिशियंस को आंसर किया था। तो ऐसा नहीं है कि उस समय से लड़ाई नहीं चली है, लड़ाई उसी समय से चली आ रही है, बस हम लोग फाइट करने में थोड़ा कमजोर रह गए हैं। जहाँ तक सर ने एक बात कही कि जो ऐसे डॉक्टर्स हैं या जो ऐसे स्टालवर्ट हैं जिन्होंने होम्योपैथी की कोई डिग्री नहीं ली है, वाकई में मैं इन सब चीज़ों को बहुत प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को। मैं जब अपने कॉलेज में था तो वहाँ पे छोटी छोटी लाइब्रेरी में बुक्स थी जिनके नाम के आगे कोई भी डिग्री नहीं लिखी होती थी, लेकिन वाकई में ऐसे लिटरेचर हैं कि अगर आप उनकी जो मेडिसिन को फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल भी कभी भी, मैंने आज तक उनको फेलियर समझा ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होम्योपैथी को कहीं से कहीं पहुंचाया है और बंगाल से होम्योपैथी चली आई है इंडिया के अंदर। जर्मनी में भी डॉक्टर सर ने भी इतना सारा डाटा दिया है। तो होम्योपैथी को हमें होम्योपैथी के हिसाब से पढ़ना है, किसी प्रोफेशन के हिसाब से नहीं। हमें ये नहीं पढ़ना है कि जो होम्योपैथी है उससे कमाएंगे कैसे, हमें होम्योपैथी से पढ़ना है कि होम्योपैथी से मरीज को कैसे ठीक करेंगे। ये सबसे मेन एसेंस होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर पूरे दिन में शायद 150 से 200 मरीज के बीच में देखते हैं। इतने सारे मरीज को हैंडल करना, इतना सारा स्टाफ है, इतने सारे स्टूडेंट उनके पास सीखने आते हैं। सोलापुर जो मैं समझता हूँ कि एयर कनेक्टेड भी नहीं है, ऐसी जगह पर है जो थोड़ा सा पुणे से भी 1 घंटा का रास्ता है, 1 या 2 ट्रेन चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ रहते हैं और उनके साथ सीखते हैं। मेरा अपना भी खुद का मन है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनके साथ रह करके कुछ सीखूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर। मैं प्रार्थना करूँगा डॉक्टर वीपी सिंह सर से कि वो 2 शब्द बोलें। सबसे पहले तो डॉक्टर दीपक शर्मा, मैं डॉक्टर हीरा अग्रवाल को प्रणाम करता हूं। आज इन्होंने जो हमको होम्योपैथी में कैंसर के माध्यम से जो हमको इवन कमाने और खाने का जो जरिया भी बताया है, ये वाकई काबिल तारीफ रहा है। और ये तो मेरी भी अपनी थोड़ी सी 30-32 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है। डॉक्टर हीरा अग्रवाल एक्चुअली होम्योपैथ के लिए पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा होम्योपैथ के पास में, बशर्ते कि वो थोड़ा सा भी डॉक्टर हैनीमैन के बताए हुए आदर्शों को फॉलो कर ले
और थोड़ा जो हमने पढ़ा है 5.5 साल की जो पढ़ाई में जो हमने पढ़ा है उसको हम फॉलो कर लें तो होम्योपैथी में पैसे की कमी नहीं है। और जहाँ तक ये लड़ाई और संघर्ष की बात है, इसके लिए और लोग बहुत हैं। तुम्हें अपना काम करते रहिएगा, तुम्हारा काम है सिर्फ मरीज को ठीक करना, और वो हम कर रहे हैं। और वाकई मैंने भी अपने टाइम में देखा है, बहुत पेशेंट हैं जो ये कहते हैं, ठीक होने के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं करता है, कितना मांगे क्या मांगे, लेकिन मेहनत करते हैं तो हमें मिलता है, और होम्योपैथी से बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा शुद्ध मिलता है। तो मेरी तो अपने न्यू कमर से, अपने नए जो बच्चे बच्चियां जो पढ़ करके आ रही हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि मेहनत करोगी तो पैसे के लिए कोई कमी नहीं है होम्योपैथी में। यही मेरा एक आपसे अनुरोध है। डॉक्टर अग्रवाल का आज को लेक्चर है, बहुत ही बढ़िया रहा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अग्रवाल का। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि आपके डॉक्टर वीपी सिंह सर की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर की तरफ से और पूरी डीएचएमए की तरफ से एक छोटा सा सर्टिफिकेट सर को दें। तो डॉक्टर श्वेता सिंह, आप प्लीज सर का जो सर्टिफिकेट है वो शेयर कर दीजिए। डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर, ये आपके लिए हैं एक छोटा सा सर्टिफिकेट हमारी तरफ से। अभी ऑनलाइन है, लेकिन हमें इसको फिजिकली जैसे हमने पिछली बार भेजा था, इस बार भी भेजेंगे जरूर। सर ये आपके लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट। डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू डॉक्टर श्वेता। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर से कि वो आज के लिए वोट ऑफ थैंक्स कहें। थैंक यू डॉक्टर दीपक। आज का लेक्चर देने के लिए कैंसर पर डॉक्टर हीरा अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कैंसर को विस्तार से समझाया, होम्योपैथिक केस दिए, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन का बड़े सरल उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया। और उन्होंने सही बताया कि कैंसर को हम ठीक भी कर सकते हैं, और सपोज हम किसी मरीज को ठीक नहीं कर पाए तो कम से कम उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और कम से कम कष्टमय जिंदगी जो उसकी होती है उसका निवारण कर सकते हैं, उसमें कम से कम कोई मरते दम तक कष्ट नहीं हो। तो सर डॉक्टर हीरा अग्रवाल का सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ऑर्गेनाइज में है डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर साक्षी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। आप सबका धन्यवाद। डीएचएमए के सभी मेंबर्स और आज के पार्टिसिपेंट, आप सबका धन्यवाद। और हमारे पैटर्न सर का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, पूरा टाइम हमें देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर की तरफ से फ़ोन आया, उनका कुछ इंटरनेट में इशू आ गया है, तो कोई बात नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी मेंबर्स का जो आज जिन्होंने आज ज्वाइन किया, ऐसे मेंबर्स का भी जिन्होंने आज हमें वेबिनार के लिए ज्वाइन किया है। स्पेशली हमारे मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी मेंबरों से, जो लोग एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, वो अपनी जो फीस है 2021 की वो प्लीज़ पे कर दीजिए। अपनी वेबसाइट dhma.in पे जाइए, वहाँ पर पेमेंट का बटन है, वरना डॉक्टर गरिमा जिंदल हैं ट्रेजरर, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आज हमारे वेबिनार को ज्वाइन किया है और हमारे मेंबर नहीं हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग डीएचएमए को ज्वाइन करें। और जो भी आपकी सलाहें वो ज़रूर हमें भेजिए। 9711153617 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या dhma.in पे जा करके आप अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं dhmadelhi@gmail.com। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इतनी देर तक सभी लोग जगे रहे और सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हीरा अग्रवाल, आज के स्पीकर, हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह, और प्रेसिडेंट सर डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर। बाकी सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।